वेलकम एवरीवन टू द सेशन। आज के सेशन में जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं दोज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड से कि इन टॉपिक्स को या मैं आई वुड से दिस इज सेक्शन 1 ऑफ योर पेपर एंड इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन टॉपिक्स को हम कैसे कवर अप करेंगे या इन टॉपिक्स से रिलेटेड हम कैसे अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हमें क्या चीजें एक्सप्लेन करनी है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड हाउ वी कैन एड्रेस दोज इश्यूज दोज वर given to us within the exam scenario. Obviously, we'll always be finding a different scenario, a different situation in our exam, a practical exam, but we need to understand concepts would remain same. उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को वो बार बार आपका एग्जामिनर टेस्ट कराता है, हमें उस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को प्रॉपरली असेस करना है. सो जस्ट लुकिंग इनटू द बेसिक आइडिया जिसमें हम कुछ बात करते हैं इफेक्टिव एग्जाम टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन. तो हमारा आज का मेन पॉइंट या जो हमारा एजेंडा है दैट इज टू अश्योर कि हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे किस तरीके से इफेक्टिव एग्जाम टेक्निक एंड एप्लीकेशन को हम असेस कर सकते हैं. सो लेट्स सी क्या क्या चीजें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद द एप्लीकेशन ऑफ एसोसिएट्स एंड डेफर्ड टैक्स. तो ये तीन बेसिक एप्लीकेशन हैं जिन्हें हमें आज के कोर्स में असेस करना है. अगेन इन तीनों टॉपिक्स को हम अलाइन करेंगे या असेस करेंगे विद द फॉरेन एक्सचेंज इंपैक्ट. और ये फॉरेन ऑपरेशन से स्पेसिफिक रिलेटेड है. इट्स अंडर हम जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस की बात करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमें IAS 21 के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंजेस को इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को असेस करना है, उसमें हमारे पास इन फॉरेन एक्सचेंजेस को हम कैसे अपॉलॉजीज टैकल कर रहे होंगे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द फॉरेन ऑपरेशन. और ये कंसोलिडेशन से रिलेटेड है एंड दिस इज among the most difficult topic areas जो हमें देखने होते हैं. But again we need to make sure कि हम इस टॉपिक को जरा अपने लिए ज्यादा आसान करेंगे और हम ये समझेंगे कि हम इस टॉपिक को कैसे अलाइन कर सकते हैं. एंड यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, जो प्रिंसिपल मैं अभी बात करूंगा गोइंग फॉरवर्ड इन आवर सेशन, जिसमें हम ये असेस करेंगे कि बेसिक आइडिया हमें क्या लेके चलना है. देन एप्लीकेशन ऑफ हेज अकाउंटिंग अंडर एज पर IFRS 9. आई थिंक हमने कल के सेशन में भी IFRS 9 पे बात की थी एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कन्वर्टेबल लोन नोट और फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. तो हमें उसमें डिफरेंशिएशन कैसे करनी है. एवरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, आई एम नॉट सेइंग कन्वर्टेबल लोन नोट और प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ऑलवेज अ कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट. सो वी नीड टू असेस कि उस कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं या एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसकी बेसिस पे हम इक्विटी और डेट को सेपरेट कर रहे होते हैं और जिसको हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था. Okay, then today's section we'll be discussing about how cash flow hedge और cash flow hedge accounting would be applied. और उस cash flow hedge accounting को हम कैसे डिस्कस करेंगे. पहली तो चीज ये है कि हम hedging को कैसे लेके चलेंगे. Then we need to determine what is the difference between cash flow hedges and fair value hedges. We need to, irrespective हमारा जो आज टॉपिक एरिया है उसमें ऑलरेडी एग्जामिनर is telling us that this is a cash flow hedge or this is a fair value hedge, तो वो हमें बता दे most of the time. But again we have to assess कि हमें cash flow hedge अप्लाई करना है या fair value hedge अप्लाई करना है. तो उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी एक मिथ क्या है, किस बेसिस के ऊपर हमें वो अंडरस्टैंडिंग ली. सो IFRS 9 यहां डिस्कस करेंगे. देन ethical issues, again the most demanding and most important area of our exam, जिसमें around 20 marks dedicated हमारे पास होते हैं इस एक ethical prospect से related. लेकिन again ये समझिएगा कि ethical aspect को examiner कभी भी stand alone basis पे assess नहीं कर रहा. हमारा एग्जामिनर इस ethical concept को assess करता है in collaboration with the और इन कोलेशन विद द स्टैंडर्ड्स. तो वो स्टैंडर्ड्स को हमेशा असेस करेगा, अलाइन करेगा और उन स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन को एथिक्स के साथ मर्ज करके बता रहा हूं. सो दैट्स हाउ द अकाउंटिंग एक्चुअली वर्क्स और हाउ
our examiner is going to ask from us. Now, इस ethical prospect में हम बात करेंगे IES to inventories की और materiality concept को देखेंगे in practical exam scenarios. और ये हमारे आज के टॉपिक एरिया का क्रक्स रहेगा जिसे हम फर्दर लेकर आगे चल रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन डे 2, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आवर एग्जाम. और हम उस क्वेश्चन नंबर 1 का पहले असेसमेंट लेंगे, देन वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर हम एथिकल प्रोस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट, हम जरा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आवर एग्जाम विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं क्यों कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? बिकॉज this question actually builds the confidence of the student. If the student has efficiently and effectively tackled this situation or this question, or the student is very confident, I'm pretty much sure कि आपका rest of the paper is going to be very easy for. But again, मैं बहुत दफा बता चुका हूं, जब कभी आपके पास एग्जामिनर क्वेश्चन 1 असेस करता है तो इस क्वेश्चन 1 के अंदर स्टैंड अलोन बेसिस पे IFRS 10 को इंडिविजुअली असेस नहीं कर रहा होता, बल्कि वो इन कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टैंडर्ड्स उसको असेस कर रहा होगा. एंड यू कैन सी द सिचुएशन हियर. नंबर 1, Woodfeed Company is a parent of the Woodfeed Group, which has a presentation and functional currency of dollars, right? Financial statements are prepared in accordance with international financial reporting standards, and the financial year end of the company is 31st of December 2000X5. तो ये कंपनी का ईयर एंड है. और अब इस ईयर एंड के बाद हम आगे चलेंगे. द फॉलोइंग एग्जिबिट्स available on the left hand side of the screen provide information relevant to the question. So जो एग्जिबिट हमारे पास अवेलेबल हैं, हम उन एग्जिबिट्स के ऊपर बात करेंगे. So we are provided with 4 different exhibits. Number 1 exhibit is sale of the shares. Provides information about the sale of a proportion of the Woodfeed holding in Barton Company. Barton, a company whose functional currency is different from the presentation currency of the Woodfeed Group. So यहां पर एक प्रॉब्लम आएगा, फॉरेन ऑपरेशंस. आपने कुछ अपने शेयर सेल कर दिए उस कंपनी के अंदर जो एक फॉरेन ऑपरेशन था, और वो फॉरेन ऑपरेशन क्यों कहला रहा है? क्योंकि उस कंपनी की करेंसी डिफरेंट है कंपेयर टू द वुडफ्लीट ग्रुप प्रेजेंटेशन करेंसी. तो हमें पहले उस सब्सिडरी या एसोसिएट या उस फॉरेन ऑपरेशन को ट्रांसलेट करना पड़ेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अपनी फंक्शनल करेंसी में या प्रेजेंटेशन करेंसी में, और फिर हम उसको कंसोलिडेट करेंगे. सेकंड इज हेजिंग अरेंजमेंट. Provides information about a derivative contract which Woodfleet entered into during the current period in order to mitigate the foreign currency risk. तो किसी foreign currency risk का एक associated था जिसको mitigate करने के लिए एक hedge accounting किया गया, hedge management किया गया या hedging contract किया गया, और उस contract का result भी हमें assess करना है. तो यहां पर तो purely हमारे पास IFRS 9 की एप्लीकेशन हमें असेस करनी है, rather looking into any specific application related to any standard. तो ये related to consolidation, apologies. So this is specific to the standard. तो हमें ये एक different prospect नजर आता है. Intra-group transaction, I believe this topic was tested by the examiner after a long time. इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन मेरे ख्याल में बहुत ही अरसा हो गया कि एग्जामिनर ने, शायद SBR के एग्जामिनर ने शायद इसको टेस्ट नहीं किया, क्योंकि FR लेवल पे ये बहुत डिटेल में टेस्ट हो रहा है. लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम के एग्जामिनर ने इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन को असेस किया. राइट नाउ, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शन बिटवीन ग्रुप कंपनीज ड्यूरिंग द ईयर. तो ये एक ट्रांजैक्शन है जिसको हमें देखना है कि हम कैसे टैकल करेंगे. I'm pretty much sure this is going to be the most easiest transaction. The most easiest transaction. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे आगे लेके चल रहे हैं. बट अगेन आई बिलीव दीज आर फ्री मार्क्स फॉर द स्टूडेंट्स, राइट? ओके, देन ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. तो यहां पर हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बेसिकली उसने डिमांड की है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज नेम्ड एज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. The draft consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income
ऑफ द वुड फ्लीट ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 और हमें इस कंसोलिडेशन को कंप्लीट। तो हम जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स करते जाएंगे, हम इन एडजस्टमेंट्स को क्या करेंगे, रेप्लिकेट करते जाएंगे अपने फॉर्मेट के अंदर। द इंफॉर्मेशन यूज्ड इन द इंफॉर्मेशन, ओके नाउ एज वी आर मूविंग टू एग्जिबिट नंबर 1 सेल ऑफ शेयर्स, तो हम पहले जरा देख लेते हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और हम उन रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे वी कैन सी दिस इज ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम एडजस्टमेंट्स करेंगे अपने पास, और दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। अब मैं एक दफा सिर्फ आपको ये बता दूं कि अगर आप रिक्वायरमेंट सी को जरा पढ़ लें तो आपको एक चीज क्लियर होगी कि ये सी रिक्वायरमेंट इज एक्चुअली क्लबिंग ऑल द अबव रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकली फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो ये अश्योर कीजिएगा कि आप जैसे जैसे एग्जिबिट्स को कवर अप करते जा रहे हैं वैसे वैसे अकॉर्डिंगली आपने अपनी प्री पॉपुलेटेड शीट को भी अपडेट करते रहना, ताकि आप एक टास्क परफॉर्म करते हैं उसके साथ आपका दूसरा टास्क, और ये टास्क मोस्ट ऑफ द टाइम 10 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है आपके पेपर के, 10 मार्क्स। So we are winding up those 10 marks along with the rest of the exam. So I would say मेरे नजदीक these are the easiest 10 marks. अगर आपने ऊपर की कैलकुलेशन ठीक की है तो आपको इस एप्लीकेशन के 1 मार्क या 10 मार्क बहुत ही इजी मार्क्स होते हैं आपके लिए. So you have to like update the data within the Excel sheet. So it's going to be the easiest task, right? Okay, then using exhibit 1 में रिक्वायरमेंट नंबर सी को पढ़ रहा हूं और ये रिक्वायरमेंट नंबर सी जैसे हम रिक्वायरमेंट ए और बी को आंसर करेंगे ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, यूजिंग एग्जिबिट 1, 2 and 3, using exhibit 1, 2 and 3 and your previous answers, adjust the pre-populated spreadsheet response option to correct the draft consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income for the Wood Fleet Group for the year ended 31 December 2005. We need to understand यहां पर उसने क्या डिमांड किया है. द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी ओनर्स ऑफ द वुड फ्लीट एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो यू कैन सी हियर कि एक रिक्वायरमेंट तो उसने हमसे बहुत आसान कर दी हुई है. ये जो आपकी एक पूरी वर्किंग है जिसमें हम प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेकर आ रहे होते हैं, या हम अदर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट एंड एनसीआई कर रहे होते हैं, वो स्टेप उसने डिमांड ही नहीं किया. उसने कहा है मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आप जितना क्लियरली अपनी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे पेपर अटेम्प्ट करना उतना ही आसान रहेगा. यू गॉट दिस आइडिया कि पेपर अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं है until unless you are understanding the requirement, and once you understand the requirement, paper attempting is very easy for all of you, right? Okay, now क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ही समझ में आ चुका हुआ है, हमने प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट अपडेट करनी है और उस प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट को हम अपडेट कर रहे होंगे तो उसमें हमें एनसीआई और पेरेंट का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट नहीं करना. सो नाउ we all are on the same page and we understand what examiner is actually requiring from us. तो हमें ये चीज क्लियर हो गई. Okay, now using exhibit number 1, now requirement 1 पे जा रहा हूं और requirement 1 को जैसे जैसे आंसर करूंगा वैसे वैसे मैं requirement number C को भी अपडेट करता रहूंगा. तो requirement A, using exhibit 1 and in accordance with international financial reporting accounting standards, calculate the carrying amount of the investments in Baron at 31 December 2004, including the exchange gains and losses arising on its retranslation, which was recognized in consolidated financial statements on the Wood Fleet Group for the ended 31 December 2004. अब यहां देखें कि रिक्वायरमेंट, आप जरा 1 मिनट के लिए रिक्वायरमेंट को बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें. उससे हमें कहा है प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट किस साल की है, 31 दिसंबर 20x5. लेकिन जो पहली रिक्वायरमेंट ए है ये तो रिलेटेड 20x4 से कर रही है, इसका तो 20x5 से कोई लेना देना ही नहीं है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट का इंपैक्ट हमारी प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट पर नहीं आएगा. तो हमें कहा कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बैरन at 31 December 2004 इंक्लूडिंग एक्सचेंज. अब यहां ये बात बहुत जरूरी है समझनी कि एग्जामिनर ने आपसे यहां पर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर नहीं की.
गॉट दिस आइडिया? यहां पर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है. एग्जामिनर आस्किंग जस्ट कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट in Baron at 31 December 2004, including the exchange gain and losses. तो exchange gain losses भी आपने कैलकुलेट करने हैं on retranslation, which was recognized in consolidated financial statements of Woodfleet Group for the year ended 31 December 2004. तो आपने foreign exchange gain losses भी बताने हैं कैलकुलेट करके. You are not supposed to make any explanation, right? तो requirement number 1 is purely related to calculation. और अगर आप उसको एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो यू आर एट मिस्टेक. सो मेक श्योर यू आर कैलकुलेटिंग दीज थिंग्स विद इन द एक्सेल शीट. तो ये रिक्वायरमेंट को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट, आपको बात समझ में आ गई कि हमने ऐसी दो चीजें खुद से एलिमिनेट, रिक्वायरमेंट पढ़ के एलिमिनेट कर दी, जिसपे हम बिला वजह डेटा रिक्वायरमेंट से, क्वेश्चन से या हम एग्जिबिट से डिराइव करने की कोशिश करें. राइट? पहली NCI and the parent share is not required to be calculated. Second, we are not required to explain the calculations of the carrying amount of investment in Baron at 31 December 2004 and the foreign exchange gain losses during 2004. तो वहां सिर्फ कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है. एक्सप्लेनेशन जहां आएगी, आप जरा इसी से इस एक ही सेकंड रिक्वायरमेंट को पढ़ने. क्या लिखा हुआ है? Explain with calculation. So we need to explain that as well. But requirement 1, A1 is not required to explain. You need to calculate the carrying amount of the investment. It is very, very important. तो उससे हमसे explanation demand, तो हम explain करेंगे भी नहीं इसको, right? Okay, let's move and go back to the requirement जहां पर हम उसको assess कर रहे होंगे और फिर हम इसको आंसर भी करेंगे. So let's move to the exhibit number 1, sale of shares. On 1st January 2004, Woodfleet acquired 40% of the equity share capital of Barton for 120 million dinars. Now you need to understand, हमारी कंपनी वुडफ्लीट की प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है? फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी. वुडफ्लीट की फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी है यूएसडी, राइट? लेकिन जो आप लोगों ने 40% इक्विटी शेयर एक्वायर किया है बार्टन कंपनी में, उसकी प्रेजेंटेशन करेंसी तो क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने 120 मिलियन दिनार्स अचीविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एसोसिएट, हमने बार्टन एंड एसोसिएट की 40% शेयर लिया 120 मिलियन दिनार में. तो ये बात तो यहां तक समझ में आ रही है कि इस बार्टन कंपनी, इस एसोसिएट की फंक्शनल एंड प्रेजेंटेशन करेंसी दिनार होगी, डॉलर नहीं होगी. तभी जो उस टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के शेयर होल्डर्स थे जिनसे आपने 40% स्टेक लिया, उन्होंने आपसे दिनार्स डिमांड की, उन्होंने आपसे दिनार्स लिए, उन्होंने आपसे क्या नहीं लिया हुआ? यूएसडी नहीं लिया हुआ. ओके, लेट्स मूव. बार्टन्स प्रेजेंटेशन एंड फंक्शनल करेंसी इज dinar. Very clear now. On this date, Barton had retained earnings of 42 million dinars and no other components of equity were there. On 1st January 2004, Woodfleet's share of the fair value of Barton net assets was lower than the cost of investment of 120 million dinar. ये बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है. वो ये बता रहा है कि आपकी एसोसिएट की गुडविल है, एसोसिएट की गुडविल है ऑन एक्विजिशन डेट, और वो कह रहा है जो आपके नेट एसेट्स है ना, उनकी फेयर वैल्यू, उन नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू आपकी इस इन्वेस्टमेंट से कम है. तो इसका मतलब है आपने कुछ एडिशनल अमाउंट पे किया जो गुडविल के लिए पे किया, राइट? गुडविल ऑफ दिस कंपनी. लेकिन अगर आप एसोसिएट को रिकॉल करें तो हमने कहा था कि हम एसोसिएट की गुडविल सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करेंगे. हम बैलेंस शीट के अंदर एक लाइन आइटम रिपोर्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, और उसको उसी तरीके से अकाउंट फॉर कर देंगे, राइट? तो दैट्स द पॉइंट जिसको हम यहां पर, या मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. अब जरा 1 मिनट के लिए मैं यहां बात करता हूं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट. अपॉलॉजीज. इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इसको हम कैसे अकाउंट फॉर करते हैं ये जरा आप देख लीजिएगा और फिर हम इसके बाद बात करेंगे. हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एसोसिएट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ
एक्विजिशन, और इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो भी अमाउंट आपके पास आएगी हम क्या उसमें रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। और ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देखिए ये चीज याद रखिएगा कि आप एक्विजिशन के ऊपर अगर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होता तो हम उस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को भी अकाउंट कर करते हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर अगर मैं वापस क्वेश्चन में जाऊं तो उसने हमें कहा है the fair value of the Barton net assets was lower than the cost of investment 120 million। तो इसका मतलब है 120 मिलियन जो भी अमाउंट है इसमें क्या शामिल है, गुडविल। तो आपने कॉस्ट ऑफ एसोसिएट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही रखना है, राइट ना। पोस्ट एक्विजिशन हम कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय पेरेंट परसेंटेज, या इन आर कंपनी इट्स वुड फ्लीट परसेंटेज। और वुड फ्लीट ने कितना परसेंटेज दिया हुआ है, दैट वाज 40%। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है ये हमें असेस करना पड़ेगा, और ये हम कह रहे हैं 1 जनवरी से लेकर आपका 31 दिसंबर 20x4 तक का ये डाटा है। 1 जनवरी 20x4 टू 31 दिसंबर 20x4 तक का डाटा हम असेस करें, राइट। ओके, तो इसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय पेरेंट परसेंटेज। अब इसके बाद आपने क्या रिकॉर्ड करना है, पर इफ एनी, पर अगर पेरेंट ने, वुड फ्लीट कंपनी ने बार्टन कंपनी को कुछ इन्वेंट्री सेल की है और वो इन्वेंट्री अभी बार्टन ने थर्ड पार्टी को सेल नहीं की तो पर रिकॉर्ड होगा। और वाइस वर्सा सिचुएशन तभी पर पा सकता है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एसोसिएट के केस में दोनों पर भी एडजस्ट होंगे, एसोसिएट के केस में दोनों पर भी यहां एडजस्ट होंगे। क्यों एडजस्ट होंगे, आई होप यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस specific situation when we were discussing the things within our lectures। तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम पर एडजस्ट करेंगे, पर मल्टीप्लाई बाय जस्ट पेरेंट परसेंटेज विच इज अगेन 40%। हम आगे वर्किंग साथ साथ करेंगे तो हम देखते रहेंगे। देन वी हैव टू अकाउंट फॉर एक्सेस डेप्रिसिएशन। एक्सेस डेप्रिसिएशन आपके पास जो आएगी यानी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आया उसको मल्टीप्लाई बाय पेरेंट परसेंटेज विच इज अगेन 40%। मैं जरा इस 40% को यहां से निकाल रहा हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे, राइट। एक्सेस डेप्रिसिएशन ये वही फेयर वैल्यू की डेप्रिसिएशन है जो अगर एक्विजिशन पे कोई फेयर वैल्यू किया हुआ तब हम इन सब चीजों को यहां अकाउंट फॉर करेंगे। देन अगेन एनी एक्सेस अमोर्टाइजेशन मल्टीप्लाई बाय पेरेंट परसेंटेज इफ देयर इज एनी। और हम साथ साथ सिनेरियो को पढ़ेंगे। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं। आई होप यू नो अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज यू ऑलरेडी हैव लुक्ड इनटू दीज थिंग्स व्हेन वी आर स्टडीइंग द स्टैंडर्ड। तो आपने लेक्चर्स में इस चीज को जरूर देखा होगा, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ मकसद के लिए कि आपको समझ में आ जाए। देन इम्पेयरमेंट ऑफ एसोसिएट इफ देयर इज एनी इम्पेयरमेंट ऑफ एसोसिएट। तो ये एसोसिएट की जो भी इंपेयरमेंट अगर कोई दी होगी तो हम उसको अकाउंट करेंगे। इन दिस केस बार्टन कंपनी, इंपेयरमेंट ऑफ बार्टन इन्वेस्टमेंट जो वुड फ्लीट ने बार्टन में इन्वेस्टमेंट की है। या मैं इस प्रोस्पेक्ट से बार बार उस कंपनी का नाम ले रहा हूं ताकि हमें याद रहे कि अगर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होता, अगर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होता तो फिर हम इन सब्सिडरी कंपनी के नाम लिख रहे होते, हम ऐसे नहीं लिख रहे होते, राइट। ओके, देन वी हैव इम्पेयरमेंट के बाद वी वुड से अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ एसोसिएट इफ देयर इज एनी और मल्टीप्लाई बाय पेरेंट परसेंटेज। देन वी हैव डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट, इसको हम क्या करेंगे, लेस डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट इफ एनी। और उस डिविडेंड को जब आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास जो अमाउंट बच जाएगा, उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब आप देखिएगा कि एग्जामिनर ने आपके लिए कितना आसान कर दिया, लेकिन यहां ये बात बड़ी जरूरी है समझनी कि उसने हमें ये जो डेटा दिया हुआ है ये सब दिया हुआ है उसने हमें दिनार्स में, किसमें दिया हुआ है, दिनार्स में। और हम जब इसको कंसोलिडेट करेंगे वी हैव टू हैव कन्वर्ट दिस डेटा इनटू यूएसडी डॉलर्स, राइट। तो हमें इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम देखेंगे हम डॉलर्स में कैसे कन्वर्ट करें, पहले हम दिनार्स में तो डेटा लिख लें, राइट। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज प्रोवाइडेड एज 120 मिलियन दिनार्स, राइट। सो 120 मिलियन दिनार की वैल्यू यहां लिख लेते हैं। हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ एसोसिएट है
that is named as 120 million, but this value is in dinars, 120 million dinars million, ये वैल्यू हमारे पास आएगी जो हम इसको फर्दर अकाउंट फॉर करेंगे। तो आई हैव मेक श्योर कि आपको क्लियर हो कि हम दिनार्स में ये डाटा ले रहे हैं, नॉट इन डॉलर्स, राइट। ओके, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय पेरेंट परसेंटेज, तो यहां पर हमें कहीं देखना पड़ेगा कि on this date Barton had a retained earning of 42 million dinars and no other components of equity, तो other components of equity कोई नहीं था हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ ये जो other components of equity of associate है, अगर ये नहीं था और रिपोर्टिंग डेट पे भी नहीं होगा तो फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स क्या है, हम रिपोर्टिंग डेट के रिजर्व्स, रिपोर्टिंग डेट में यहां लिखूंगा, जस्ट अ मिनट, रिपोर्टिंग डेट माइनस एक्विजिशन डेट, राइट। ये डाटा हमारा यहां पर आ रहा होगा इन दिस रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, राइट। ओके, नाउ लेट्स सी कि हमारे पास जब ये चीज आ रही है तो अब हमें क्या करना है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो एक्विजिशन डेट के तो 42 मिलियन दिनार्स की वैल्यू थी, रिपोर्टिंग डेट की वैल्यू मुझे नहीं पता, राइट। ओके, लेट्स सी आगे और क्या चीज हमारे पास आ रही है। ओके, 120 मिलियन दिनार, इस पहले पैराग्राफ में आए थे गुड फ्लीट share of fair value of Barton net assets was lower than this. On 1st August 2005, ये 2005 का डाटा है। Woodfleet sold 30% of its holding in Barton for 140 million dinars. The reduced Woodfleet holding to 10% of the equity share capital of the Barton. तो 2005 में क्या किया, 1st of August को आपने जाकर उस एसोसिएट में से अमाउंट 30% से सेल कर दिया और रिमेनिंग 10% स्टेक रह गया। The equity share capital of the Barton, meaning that it lost the ability to exercise significant influence over this investment. तो इसका मतलब है कि अब बार्टन कंपनी इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या कर रहा है, सिर्फ सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस रह गया, बाकी कुछ भी नहीं रहा। बार्टन डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। और ये डिस्काउंटेड ऑपरेशन की बात करें, आप देख लें रिक्वायरमेंट्स को या सिनेरियो को या एग्जिबिट्स को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, और उससे आपको खुद बहुत पता चल जाता है कि ये चीजें एलिमिनेट, और एग्जामिनर आपको बड़ी क्लियर पिक्चर दे रहा होता है, राइट। ओके, नाउ ऑन 1st January 2005 Barton had retained earnings of 89 million. 1st January 2005, तो 1st January का क्या मतलब है, 31st December 2004। 1st January 2004 को क्या थी रिटेन्ड अर्निंग, 42 मिलियन एक्विजिशन डेट, और 31st December 2004 को वही थी जो 1st January की थी, वो कितनी दी हुई है, 89 मिलियन दिनार। तो हमें एक तो डाटा मिल गया 89 मिलियन दिनार माइनस 42 मिलियन दिनार, सो द डाटा इज, so the data would be, let's see, 89 minus 42 million दिनार, तो पोस्ट एक्विजिशन हुआ हमारे पास 47 मिलियन दिनार, 47 मिलियन दिनार मल्टीप्लाई बाय 40%, जो पेरेंट परसेंटेज है, और हम देखेंगे दैट इज मल्टीप्लाई बाय, ओके, 47 मल्टीप्लाई बाय 40% which is 18.8 मिलियन दिनार, राइट। ये हमारे पास क्या आ गया, 18.8 मिलियन दिनार, जो हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स, करेक्ट। ओके, देन डू वी हैव एनी पर्क इन्वॉल्व्ड इनटू इट, हम जरा देख लेते हैं। एंड नो अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी, तो 1st जनवरी को भी अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्विटी क्या हो गए, जीरो हो गए। तो इसका मतलब है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ एसोसिएट जीरो मल्टीप्लाई बाय 40% इज जीरो, राइट। ओके, डिविडेंड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, हम उसको जरा देखते हैं और फिर हम उसको अकाउंट फॉर भी कर लेंगे अपने पास, लेकिन अगर कोई हुई तो हम पहले देख लेते हैं हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन रिटेन्ड अर्निंग से, सॉरी, डिविडेंड से रिलेटेड हो या ना। ओके, देन Barton reported a profit for the year ended 31st December 2005 of 23 million। तो जो 2005 का डाटा है अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हम सिर्फ 2004 का डाटा लेके चल रहे हैं। dinars which accrue evenly, no dividends were paid during the year, और कोई डिविडेंड पे नहीं किया, इट मींस आई बिलीव अगर इस साल नहीं पे किया तो पिछले साल भी कोई नहीं पे किया होगा। And at 31st December, the draft consolidated statement of financial position of Woodfleet Company Group include the investment in balance made at fair value। तो अब 31st December का डाटा है 2005 का, 2004 का डाटा नहीं है, तो 2004 का डाटा आई बिलीव यहीं तक की है, 0 मल्टीप्लाई बाय 40% इज 0, नथिंग एल्स वाज देयर। सो हमेशा हमारे पास डाटा क्या रह जाएगा,
ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा डाटा सिर्फ इस प्रोस्पेक्ट से मैंने लिखा है यहां पर, ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो कि दिस डाटा would be there when we are making the explanation, but as in this scenario this was not there, तो हमें ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की क्लोजिंग वैल्यू क्या बन जाएगी, 120 million plus 18.8 million, that totals here 120 plus 138.8 million, राइट। ये हमारे पास उसकी क्या बन जाएगी, क्लोजिंग वैल्यू। लेकिन जाहिर है ये वैल्यू तो दिनार में है, तो हमें किस में वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए अपने पास वैल्यू इन यूएसडी। तो यूएसडी के अंदर आप क्या लेंगे अपने पास, ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास थी आई बिलीव 120 मिलियन दिनार्स, राइट, ओपनिंग वैल्यू इन दिनार्स, राइट। फिर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर, और चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं, वो ड्यूरिंग द ईयर हैं 18.8 मिलियन दिनार्स के, और फिर हम लेंगे क्लोजिंग वैल्यू, राइट। और क्लोजिंग वैल्यू हमारे पास उसकी क्या है, 138.8 मिलियन दिनार्स, राइट। अब इसके बीच में जो, क्योंकि ये इक्वेट जब हम इसको फॉरेक्स रेट से फॉरेक्स रेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसमें आएगी, यूएसडी डॉलर के अंदर। अब यूएसडी फॉरेक्स रेट जो अप्लाई करना है वो हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दिया होना चाहिए। लेट्स सी, डू वी हैव द फॉरेक्स रेट अवेलेबल विद अस, लेट मी चेक। The fair value of the remaining 10% stake was 40 million dinar, and for चाहिए अगस्त का डेटा है, वुड फ्लीट बायर्स इन्वेस्टमेंट, ये रेट दिया हुआ है, यू कैन सी दिस। Rates of exchange are provided below. 1st January 2004 एवरेज रेट, 31 दिसंबर का क्लोजिंग रेट, $1 इक्वल टू 11.2 दिनार्स, एवरेज रेट है $1 इक्वल्स 12.9 दिनार्स, एंड 31 दिसंबर 2004 को $1 इक्वल्स 14.5 दिनार्स, राइट। अब यहां एक फंडामेंटल रूल जो हमने हमेशा से बात की आपको समझना चाहिए, व्हाट इट इज दैट जब कभी आप एसेट्स को या लायबिलिटीज को ट्रांसलेट करेंगे तो आप ओपनिंग या क्लोजिंग एक्सचेंज रेट यूज करेंगे, जो भी एसेट्स का रेलेवेंट है। ओपनिंग एसेट्स के लिए ओपनिंग एक्सचेंज रेट, क्लोजिंग एसेट्स के लिए क्लोजिंग एक्सचेंज, राइट। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम और एक्सपेंसेस को, इनकम या एक्सपेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे तो यू वुड बी यूजिंग एवरेज इंटरेस्ट रेट। क्या करेंगे हम लोग, एवरेज एक्सचेंज रेट अप्लाई करेंगे, राइट। तो यहां पर एक बात आपको अब इसी चीज की बेसिस के ऊपर अप्लाई करनी है, यू कैन सी 11.2 14.5। तो ओपनिंग हमारे पास क्या था, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की ओपनिंग वैल्यू, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एसेट, तो ओपनिंग वैल्यू को ओपनिंग एक्सचेंज रेट से, वो क्या है हमारे पास 11.2 मिलियन दिनार्स, राइट। और क्लोजिंग एसेट्स को, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से जिसकी वैल्यू है 14.5 मिलियन दिनार्स, राइट। तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग एक्सचेंज रेट अपने पास रख लिया, जो ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे पास क्या थे, एसेट्स थे। लेकिन ये जो चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर है ये इनकम और एक्सपेंस ही है ना। अच्छा, वी हैव अ कंफ्यूजन, ओके लेट्स गो बैक एंड सी। पर मल्टीप्लाई पेरेंट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इनकम एक्सपेंसेस, पर हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। तो ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स की बात हो रही है, तो प्रॉफिट का क्या मतलब है, इनकम और एक्सपेंसेस, excess depreciation expense, excess amortization expense, impairment expense, other comprehensive income, gain losses, income या expense। ये डिविडेंड जो है आपने लेस कर देना है। डिविडेंड का यहां मतलब क्या होगा, 120 मिलियन थी, उसमें 18.8 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, राइट, इंक्रीज हुआ, अपॉलॉजीज इन दिस केस, और उसमें से ये डिविडेंड की फॉर्म में इतनी अमाउंट आपको पे बैक होगी। यू गॉट दिस आइडिया। तो फिर हम उस प्रोस्पेक्ट से उसको देख रहे हैं, जो प्रोस्पेक्ट हमें यहां दिखाना है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, और जैसे हमने इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात की है
तो रेट कौन सा अप्लाई होगा? We have already mentioned average exchange rate. तो average exchange rate कितना है? 12.9 million dinars, right? 12.9 million dinars. तो हम यहां पर इसको एवरेज एक्सचेंज रेट से अप्लाई करेंगे, विच इज 12.9 million dinars. अब ये याद रखना, $1 इक्वल्स टू दिस dinars. तो यानी जब भी आप डॉलर में वैल्यू लेकर आएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए? इट शुड बी द स्मॉलर वैल्यू. तो 120 डिवाइडेड बाय, जब आप यूएसडी में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन क्या आएगा? 120 डिवाइडेड बाय 11.2. तो हमारे पास अब क्या आएंगे? डॉलर्स कितने आएंगे? 120 मिलियन दिनार्स डिवाइडेड बाय 11.2, so gives us 10.71 or 10.72 US dollars opening value of the investment in associate. Then changes during the year, तो 18.8 है, 18.8 divided by what is exchange rate? 18.8 divided by 12.9, right? ये हमारे पास क्या exchange rate आएगा? 18 divided by 12.9. So 18.8 divided by 12.9. So it's 1.46, 1.46, right? और क्लोजिंग एक्सचेंज रेट हमारे पास क्या आएगा, या क्लोजिंग वैल्यू क्या आएगी? अगेन वही, फॉर 138.8 डिवाइडेड बाय 14.5 मिलियन, राइट? तो ये हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी 138.8 डिवाइडेड बाय 14.5. So value is 9.57, right? 9.57. अब अगर मैं यहां अकाउंट रखूं तो what do you think? 10.72 USD plus 1.46 USD is not equal to 9.57 USD. So इसका मतलब है 10.72 plus 1.46, so it's 12 point, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है? 12.18. ये 12.18 में से कुछ आप माइनस करेंगे, -9.57, so ये 2.61 हमारे पास जो आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? फॉरेक्स लॉसेस. फॉरेक्स लॉसेस माइनस एसेट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वैल्यू को ये अमाउंट रिड्यूस कर रही है. तो एसेट रिड्यूस होगा तो क्या होगा? क्रेडिट. और ये जो आपके अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को चार्ज होगा, ये क्या चार्ज होगा? फॉरेक्स लॉसेस. किसको चार्ज होगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को. और ये क्या होगा? हम इसको कहते हैं रिक्लासिफाइड गेन्स लॉसेस. आप इसको जब एसोसिएट को बेचेंगे, जो हमें अभी नजर आ रहा था सिनेरियो से, कि जब हम एसोसिएट को बेचेंगे तो ये वाले लॉसेस रिक्लासिफाई होंगे टू इनकम स्टेटमेंट. और रिक्लासिफाई जब हम करेंगे तो इन लॉसेस को हम वहां जाके चार्ज भी करेंगे. यू गॉट दिस आइडिया? तो ये हमारी कैलकुलेशन एज ऑफ नाउ कंप्लीट हो गई. और हम उसको बता रहे हैं कि 2.61 का लॉस हमने कहां रिपोर्ट किया है? अपने पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में. ये बैलेंसिंग फिगर है और हमने बताया ये कहां चार्ज होगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, फॉरेक्स लॉसेस. और हम इसको वैसे ही चार्ज करेंगे. अब जरा बात करते हैं आगे सिचुएशन की, और जरा बात करते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 की. और रिक्वायरमेंट नंबर 2 हमें बताएगा कि हमने क्या करना है. हमने सिर्फ ये पढ़ा था रिक्वायरमेंट नंबर 2 के अंदर कि उससे हमें कहा हुआ है यू नीड टू एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन. बस यहीं तक ही पढ़ा. अब आगे पढ़ लेते हैं. एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बार्टन्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स of Woodfleet Group for the year ended 31 December 20x5. हमें एक्सप्लेन करना है कैलकुलेशन के साथ कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बार्टन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा 31 दिसंबर 20x5 के लिए. अब हमारा वो काम शुरू हुआ कि हमने 31 दिसंबर 20x5 में बार्टन को रिपोर्ट कैसे करना है, राइट? और जैसे ही हम बार्टन की कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेंगे, हम इस कैलकुलेशन को क्या करेंगे? डायरेक्टली जाकर रेप्लिकेट कर देंगे अपनी प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट के अंदर. इस प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट के अंदर हम उस डाटा को क्या कर देंगे? अकाउंट करेंगे. तो हमें अब 31 दिसंबर 20x5 का डाटा देखना है और हम उस 31 दिसंबर 20x5 के डाटा को फर्दर अकाउंट फॉर करेंगे. ओके. ऑन 1st January the retained earnings of Barton had a retained earning of 89 million dinars
and no other comprehensive income. Barton reported profit for the year ended 31 December 2005 of 23 million dinars, which accrued evenly and no dividend were paid. तो आप जरा इसी वर्किंग पे आए, और मैं इस वर्किंग के ऊपर, ये जो हमें याद होगा हमने क्या किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, राइट। तो हम यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, या हम कहते हैं हमारे पास ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वो ओपनिंग वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 138.8 मिलियन दिनार्स, राइट। ये 1.8 मिलियन दिनार्स की जो वैल्यू हमारे पास आई है, ओपनिंग वैल्यू। अब हमें देखना है प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल का प्रॉफिट क्या है, राइट। और ये कैलकुलेशन आपको एक्सेल में दिखानी पड़ेगी और इसको फिर आपने एक्सप्लेन भी करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास जो आ रहा है दैट इज 23 मिलियन दिनार्स, ओके, 23 मिलियन दिनार्स। लेकिन हमें ये पता है कि ये एसोसिएट नहीं रहा। 1 अगस्त 2005 को वुड फ्लीट ने 30% शेयर्स बेच दिए। तो जब वो 30% शेयर बेच रहा है तो इसका मतलब है वो एसोसिएट नहीं रहा। इसका मतलब है ये एसोसिएट कितने टाइम के लिए रहा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाउ मेनी मंथ्स, 7 मंथ्स। क्योंकि 1 अगस्त को 8 मंथ स्टार्ट हुआ है, तो 8 मंथ में हम नहीं गए। तो ड्यूरिंग द 7 मंथ्स ऑफ दिस ईयर ओनली पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स वुड बी एलोकेटेड। वो हमारे पास क्या आएंगे, वैल्यू वुड बी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट दैट इज 23 मिलियन डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7 मिलियन, तो 7 मंथ्स। तो 23 मिलियन दिनार्स में से कितनी वैल्यू हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन में जाएगी, दैट वाज 23 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7। अच्छा, अभी किससे हमें एसेस हो रहा है, ये इस बात से एसेस हो रहा है कि उसने बताया है 23 मिलियन दिनार्स व्हिच एक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। यानी आप हर मंथ एवरेज के ऊपर जो भी प्रॉफिट आएगा आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। This is for ease of your explanation. So 13.42 million dinars हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन या प्रॉफिट फॉर दिस ईयर 7 मंथ्स जो हमारे पास आएंगे वो अकाउंट फॉर होंगे। और अब अगर मैं इसको रिकॉर्ड करूं कि हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या था, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वुड बी, होल्ड ऑन, आई नीड टू, अच्छा मैं इस एक्सचेंज रेट को बाद में देख लेते हैं, बल्कि एक्सचेंज रेट हम साथ ही अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें इसकी कंफ्यूजन ना रहे और हम एक्सचेंज रेट को भी प्रॉपरली असेस करें, राइट। ओके, गिव मी अ मिनट, अपॉलॉजीज। ओके, नाउ लेट्स सी। तो हमारे पास यहां पर आएगी क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या है, that totals 138.8 plus 13.42, so it's 151.22। अब हमें जो एक्सचेंज रेट्स चाहिए ना, वो एक्सचेंज रेट हमें चाहिए, रेट्स हमें चाहिए फॉर द ईयर 2005, नॉट फॉर द ईयर 2004, राइट। और यहां हमारे पास डॉलर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम जरा एक्सचेंज रेट देख लेते हैं कि उसने हमें एक्सचेंज रेट क्या दिए हुए थे। एक्सचेंज रेट दिए हुए थे एवरेज फॉर, अच्छा अब आप यहां देखिए कि एग्जामिनर ने हमारे लिए आसान क्या कर दिया, एवरेज फॉर 7 मंथ्स। क्योंकि ये प्रॉफिट सिर्फ 7 मंथ के हैं तो एवरेज भी 7 मंथ्स का अप्लाई होगा जो एग्जामिनर दे दिया, दैट वाज 15.3 मिलियन दिनार्स। और हमें ओपनिंग तो पता है, ओपनिंग के लिए अप्लाई होगा 14.5 dinars equals $1, और एवरेज एक्सचेंज रेट है, एवरेज एक्सचेंज रेट फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 जुलाई इज 15.3, yes 15.3 dinar equal 1 USD। और जो 1 अगस्त को क्लोजिंग था वो कितना था, क्योंकि 1 अगस्त के बाद ये एसोसिएट नहीं रहा, ये एसोसिएट की वैल्यू 1 अगस्त को थी, उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू नहीं रही। तो हमें यहां पर इस डेट पे कितना लेना पड़ेगा, 15.7 मिलियन, 15.7 दिनार्स इक्वल्स $1। अब हम जरा यूएसडी में वैल्यू ले लेते हैं। तो पहली तो वैल्यू हमें पता है, पहली वैल्यू 138, ये कितनी आएगी,
13.57, राइट, वही वैल्यू जो हमने रेप्लिकेट की ना। 13.42 divided by 15.3, sorry, divided by, sorry, apologies, I multiplied it. 13.42 divided by 15.3, so the value is 0.5 here, and we have the closing value which equates as 151.22 15.7, so it's 963, right? अब ये 9.63 और आप ये देखें कि 9.57 प्लस 0.88 टोटल 10.45, ये कितना बन रहा है? 10.45, लेकिन 10.45 से तो वैल्यू कम हो रही है 9.63, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? -9.63, सो इट्स 0.82 का फर्दर क्या आ रहा है? फॉरेक्स लॉस। और ये फॉरेक्स लॉस क्या होगा हमारे पास? ये फॉरेक्स लॉस हमारे पास चार्ज होगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन क्योंकि इसी साल में आपने एसोसिएट को सेल कर दिया, तो जब एसोसिएट को सेल किया तो उसके कुछ गेन्स या लॉसेस भी आएंगे। तो हम देखते हैं गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट क्या आएगा। तो गेन स्लैश लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट, राइट, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट। तो हमने इसको बेचा, सेल प्रोसीड क्या थे हमारे पास? सेल प्रोसीड थे हमारे पास। सेल प्रोसीड क्या वैल्यू थी? अपॉलॉजीज, सेल प्रोसीड on how much value the company has sold its associate. So apologies, on 1st August 2005, Wood Fleet sold a 30% holding in Barton for 140 million dinars. तो 140 मिलियन दिनार्स आपने क्या किए? बेच दिया। तो सेल प्रोसीड कितना हुआ हमारे पास? सेल प्रोसीड है 140 मिलियन दिनार्स। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू जहां एक और 10% स्टेक और 10% स्टेक और शेयर होल्डिंग्स, आप उसको बेसिक शेयर होल्डिंग देखने, शेयर होल्डिंग फेयर वैल्यू क्या है? वो फेयर वैल्यू, और हम उसके अकॉर्डिंगली उसको असेस करेंगे। तो फेयर वैल्यू क्या होगी इसकी? आई बिलीव यहाँ की गिवन होगी 31 December. The investment Barton made at same carrying amount at 31 December 2004. No accounting entries have been made recognized in draft consolidated financial statements in respect of Barton's current year profit. The cash proceeds from the disposal translated at an exchange rate on first basis have been recognized in investment income in the associate. This, okay. The fair value of the remaining 10% holding in Barton was 40 million. The remaining stake ये 40 मिलियन दिनार है। तो हमें जो अभी चीज चाहिए हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो 40 मिलियन दिनार हमें क्या करना है यहां पर? हमें 40 मिलियन दिनार, अपॉलॉजीज, हमें 40 मिलियन दिनार यहां पर शो करना है कि हमारे पास ये 40 मिलियन दिनार क्या हो जाएगा? एक डिस्पोजल प्रोसीड रिकॉर्ड होगा। तो डिस्पोजल प्रोसीड, लेट मी चेक, अपॉलॉजीज, 40 मिलियन दिनार ये हमारी इस फेयर वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। तो टोटल प्रोसीड क्या आएगा? या टोटल प्रोसीड में इसको नाम दे सकता हूं एसोसिएट के लिए क्या बनेगा? 180 मिलियन दिनार, राइट। 180 मिलियन दिनार जो टोटल प्रोसीड बना, उसमें से हमने क्या कर देना है? कैरिंग वैल्यू, अपॉलॉजीज, कैरिंग वैल्यू ऑफ बार्टन एंड एसोसिएट, उसको माइनस कर देना, तब हमें पता चलेगा गेन कितना है। तो इसकी कैरिंग वैल्यू क्या थी हमारे पास? द कैरिंग वैल्यू वाज 151.22, 151 double. So the gain as of now was, how much value do we have? 180 minus 151.22. अगर आपको ये लग रहा है कि एग्जामिनर ने आपसे या आपसे कुछ थोड़ा सहावत का बर्ताव किया, दैट्स नॉट द केस। इट्स अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन
जो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। तो हमने गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट किया, वो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कितना होगा, 180 माइनस 151.22, so the total is 28.78 dinars हमारे पास, राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सचेंज रेट यहां पर कौन सा होगा, एक्सचेंज रेट अप्लाई होगा वो जो हमारे पास डिस्पोजल प्रोसीड डेट का है, और डिस्पोजल प्रोसीड डेट है 1 अगस्त, तो ये 15.15 एक्सचेंज रेट अप्लाई होगा। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको भी ट्रांसलेट करना है 15.7 से, इसको भी ट्रांसलेट करना है 15.7 से, अगेन जो डिफरेंस आएगा वो भी 15.7 से ही ट्रांसलेट होगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू को 28 तो हमारे पास क्या आ रहा है 1.83 यूएसडी डॉलर्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास। और ये जो डॉलर्स की वैल्यू आ रही है ये कितना है, गेन। अब ये याद रखिए हमारे पास कुछ लॉसेस पड़े थे जिनको हमने रिक्लासिफाई करना, राइट। और वो लॉसेस हमें क्या रखने हैं, लॉसेस इसी गेन के साथ। जब आप सब्सिडरी या एसोसिएट को बेच रहे होते हैं तो जो फॉरेन ऑपरेशन के लॉसेस हैं वो क्या होते हैं, क्लब हो जाते हैं, इसके साथ क्लब हो गए क्या होंगे, रिपोर्ट होंगे। तो यहां पर फॉरेक्स लॉसेस को क्या करना है आपने, फॉरेक्स लॉसेस रीक्लासिफाइड, और मैं इसको यहां रीक्लासिफाइड फॉरेक्स लॉसेस। और रिक्लासिफाइड फॉरेक्स लॉसेस के एक है लॉस 20x4 से रिलेटेड, और ये आपने अपनी वर्किंग में उसको दिखाना है ताकि आपके एग्जामिनर को क्लियर हो, और यही हम लोगों ने फर्दर एक्सप्लेन करना है। सो 20x4 का लॉस कितना था हमारे पास 2.61, 2.61 कहां चला गया 2.8, और 20x5 का एक लॉस हमारे पास पड़ा है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.82, दिस वन 0.82 दिस वन वैल्यू, राइट। ओके 0.82 को भी वहां ले जाते हैं और हम देखते हैं 0.82। अब हमारे पास जो नेट रिपोर्ट होगा, नेट लॉस, आप देख रहे हैं नेट लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कहां रिपोर्ट करेंगे, अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब IFRS 18 आपको याद होगा, तो आपको ये याद होगा कि IFRS 18 रिक्वायर करता है आप इसको कहां रिपोर्ट करें, इन्वेस्टमेंट फील्ड के अंडर रिपोर्ट करें। तो हम इन्वेस्टमेंट के अंडर रिपोर्ट करें, और ये क्या, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से गेन्स या लॉसेस आ रहे, सो वैल्यू क्या आएगी यहां पर 1.83 माइनस 2.61 माइनस 0.82, so the value is 1.6 million का loss that should be reported in other comprehend that should be reported in a profit and loss account under the head a cash flows from investing activities। अब हम जरा यहां देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी है। अपॉलॉजीज, वी नीड टू मेक श्योर कि हमें जो चीजें रिपोर्ट करनी है अपने पास हम जरा उसको पहले रिपोर्ट कर लें। आई बिलीव उसके बाद कुछ और चीज रहती है। ओके लेट मी गो थ्रू द सिनेरियो अगेन। कुछ सिनेरियो में चीज रहेगी वो ओके IFRS 9, तो जो आपके पास इसकी फेयर वैल्यू थी IFRS 9 उसको आपने बताना है। Woodfleet measured the investment in subsidiaries and associates at cost in its individual financial statements. Other investments in equity are measured at fair value through profit and loss in accordance with IFRS 9. अब ये देखिए कि वो जो रिमेनिंग 10% स्टेक है उसकी फेयर वैल्यू 1 अगस्त 40 मिलियन 1 अगस्त को थी, एंड 47 मिलियन दिनार्स कब थी, ऑन 31 दिसंबर 2005। तो हम इसको रीट्रांसलेट करेंगे और हम देखेंगे कि फेयर वैल्यू गेन्स क्या है। अब यहां पर मैं इसको भी जरा अकाउंट फॉर कर लूं, और ये जो इन्वेस्टमेंट बच गई है, ये जो इन्वेस्टमेंट बची है कितनी हमारे पास 40 को, अपॉलॉजीज आई बिलीव इस 40 को मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा 10% स्टेक, 10% इन्वेस्टमेंट, राइट, इन्वेस्टमेंट इन equity shares, right, in equity shares वो कितना है हमारे पास, उसकी वैल्यूएशन क्या है, वैल्यू है हमारे पास 40 मिलियन दिनार्स, और 40 मिलियन दिनार्स को हमें किस पे, रेट कौन सा यूज करना है, रेट यूज करना है 15.7 जो हम ऑलरेडी यूज करते जा रहे हैं उस डेट को, जिस डेट को इन्वेस्टमेंट बना। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय, ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था, 40 डिवाइडेड बाय
15.7, ये चीज मिस हो गई थी, सॉरी 40 divided by 15.7, so value is 40 divided by 15.7, so value is 2.55 USD हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मैं इसकी ये ओपनिंग वैल्यू लूं और ये मैं इसकी क्लोजिंग वैल्यू ले लूं, तो क्लोजिंग वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू क्या हो गया, 47 मिलियन दिनार्स, राइट। और 47 मिलियन दिनार के लिए 31 दिसंबर को क्या एक्सचेंज रेट यूज हो रहा है, 20.6 दिनार्स। कितना यूज हो रहा है, 20.6 दिनार्स। So 20.6 dinars. So the value is 47 divided by 20.6 dinars. So it's 2.28. 2.28. So you can see that there is a loss. There is a loss reported on the fair value measurement of this item. कितना loss है, 2.28 2.55 minus 2.28, राइट। और ये है 0.27 मिलियन यूएस डॉलर का लॉस। और ये लॉस किस पे आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ही जाएगा। कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, इन्वेस्टमेंट लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये हमारे पास एक 0.27 मिलियन का लॉस है। अब क्योंकि इस लॉस के अंदर मर्ज हुआ है आपका फॉरेन एक्सचेंज लॉस भी, क्या मर्ज हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि रिट्रांसलेट नहीं किया ना। लेकिन आपको याद होगा हमने IAS 40 के अंदर एक बात की थी, और हमने IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब IAS 21 के अंदर डिस्कस किया था, तो हमने बात की थी अगर फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस किसी ऐसे आइटम से रिलेटेड हैं जो ऑलरेडी रिट्रांसलेट हो गया, तो फिर वो जो गेन लॉसेस आएंगे फेयर वैल्यूज के, उन फेयर वैल्यू गेन लॉसेस के साथ जहां वो रिपोर्ट होंगे, वहां पर ही फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस भी रिपोर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, with respect to the translation of non-monetary items, तो non-monetary items को जब हम retranslate कर रहे थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को सपोज, तो उसके जो फेयर वैल्यू गेन्स थे, तो वो फेयर वैल्यू, बल्कि अगेन जब इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को हम रिट्रांसलेट करते हैं तो गेन लॉसेस, फॉरेक्स गेन लॉसेस कहां रिपोर्ट करें, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन हमने कहा था अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो किसी फॉरेन कंट्री में एसोसिएटेड है, और आप उसको रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर अकाउंट फॉर करते हैं, तो जितने फॉरेक्स गेन लॉस होंगे वो कहां जाएंगे, आपके रिवैल्यूएशन गेन्स के साथ। तो यहां पर इररिस्पेक्टिव ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है हमारे पास, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अगर हम कैरी कर रहे हैं थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, कहां कैरी करें, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, तो जो फॉरेक्स गेन लॉसेस बनेंगे वो भी कहां चार्ज होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो हमें 0.27 मिलियन को बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है कि इसमें से फॉरेक्स गेन कितना है और इसमें से अदर गेन, फेयर वैल्यू गेन कितना है, तो हमें उनको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों अमाउंट्स को क्लब करके कहां रिपोर्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अंडर इन्वेस्टिंग कैटेगरी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से। अब हम जरा प्री पॉपुलेटेड शीट को अपडेट करते हैं अपने पास, और हम देखते हैं कि हमारे पास प्री पॉपुलेटेड शीट में क्या क्या वैल्यूज कहां कहां अपडेट हो रही है। इस सिनेरियो एग्जिबिट नंबर 1 से रिलेटेड जितनी वैल्यूज हम उसको यहां पर अकाउंट फॉर करेंगे। तो पहली चीज हमारे पास क्या थी, इनकम फ्रॉम एसोसिएट, ओके राइट। इनकम फ्रॉम एसोसिएट कितना था, जो हमने यहां कहीं अकाउंट फॉर किया था। सबसे पहले देखिए 2005 का डेटा यहां से स्टार्ट हो रहा था, ये 2004 का डेटा, यहां से 2005 का डेटा स्टार्ट हो रहा था, और ये है इनकम फ्रॉम एसोसिएट। इनकम फ्रॉम एसोसिएट 0.88। तो हम क्या करेंगे, यहां पर प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट के अंदर इनकम फ्रॉम शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ एसोसिएट, तो यहां पर इनकम फ्रॉम एसोसिएट कितना आएगा, 0.88, राइट। इसी के साथ हमारे पास और क्या चीज आ रही है, 0.88 के बाद फॉरेक्स लॉसेज। ये फॉरेक्स लॉसेज कहां रिपोर्ट हो जाएंगे, ये फॉरेक्स लॉसेज रिपोर्ट होंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेट्स सी, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम इन फॉरेक्स लॉसेस को रिपोर्ट करेंगे, एक्सचेंज डिफरेंसेस और ट्रांसलेशन ऑफ द फॉरेन ऑपरेशंस, और वो कितनी अमाउंट है, 0.82। सो 0.82 इज अ नेगेटिव वैल्यू जो यहां रिपोर्ट हो गई। अब उसके बाद और क्या चीजें, आपको इसलिए कहता हूं जैसे ही आप वर्किंग करें साथ साथ रिपोर्ट करते हैं तो यू डोंट फील एनी प्रॉब्लम, और क्योंकि आपके पास ये एक्सेल शीट में ही दोनों होंगे तो फिर इतना प्रॉब्लम होगा भी नहीं। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आ गई है फॉरेक्स लॉसेस के बाद, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट विच इज 1.83, और 1.83 के बाद जब हमने नेट करके रिपोर्ट किया तो इट्स 1.6 का लॉस, 1.6 का लॉस ऑन अपॉलॉजीज
लॉस ऑन इंटरेस्ट बोरोइंग, अदर इन्वेस्टमेंट इनकम। तो अदर इन्वेस्टमेंट इनकम मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लॉस कितना आया? 1.6 मिलियन का लॉस है, 1.6 मिलियन का लॉस। लेकिन इसी के साथ आप देखें, इसी के साथ आप देखें तो यहां हमारे पास ये जो दोनों फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉसेस थे, ये रिक्लासिफाइड हुए। यानी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से निकल के कहां जा रही है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे। तो हम इन दोनों को ऐड करके क्या रिपोर्ट करेंगे? 2.61 एंड 0.82, 2.61 एंड 0.82, 2.61 प्लस 0.82, सो इट्स 3.43। दोनों को मिला के कितना आ रहा है हमारे पास? 3.43। ये मैं इन दोनों को सम करके लिया, ठीक है। 3.43 जो हमारे पास आ रहा है, ये कहां जाएगा? आपके इस फॉरेन एक्सचेंज, अपॉलॉजी, आपके ये फॉरेन ऑपरेशन से यहां से 3 क्या था? अपॉलॉजीज, 3.43। तो ये 3.43 का 3.43 का ये लॉस आपकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से निकल के कहां जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लॉस कम हो रहा है ना, तो इसको 3.43 मुझे प्लस करना पड़ेगा। यू गॉट दिस आइडिया? रिक्लासिफिकेशन। तो रिक्लासिफिकेशन में वहां से क्या कर रहा हूं? इसको यहां से फर्दर उसको क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं? दूसरे सेक्शन के अंदर 3.43। तो मैंने इसको यहां पर अकाउंट फॉर कर दिया, इन दोनों को मिला। करेक्ट? आई थिंक वी आर ऑन राइट डायरेक्शन। हम उस डायरेक्शन को उसी तरह लेके चल रहे हैं। ओके, जब ये हमने अकाउंट फॉर कर दिया, और गेन्स भी, सॉरी, लॉसेस ऑन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट, वो भी रिकॉर्ड कर लिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, तो हमारे पास और लॉस कितना आ रहा है? फेयर वैल्यू लॉसेस 0.27। ये भी हमें क्या करना है? यहाँ रिकॉर्ड करना है। तो 0.27 का एक और लॉस हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे अपने अदर इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर, 0.27, राइट। ये एक और लॉस हमने क्या कर दिया? यहां पर रिकॉर्ड कर दिया। इज इट क्लियर? कुछ बात समझ में आ रही है कि हम यहाँ पर इसको कैसे अकाउंट फॉर कर रहे हैं, यहाँ हम इन वैल्यूज को कैसे टैकल कर रहे हैं, यहाँ हम इसको कैसे एड्रेस करें इन सिचुएशन को। सो वी डिड आर बेस्ट कि हम उन चीजों को अकॉर्डिंगली वैसे लेके चले। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि हमने अपने पास अपने एग्जिबिट नंबर 1 को यहां पर टैकल कर लिया। अब हम आगे चलते हैं और चलते हैं, आई बिलीव वी हैव डन विद दिस एग्जिबिट 1 एंड रिक्वायरमेंट है। अब जरा एग्जिबिट 2 की तरफ जाते हैं। यूजिंग एग्जिबिट 2 एंड इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन आपने देनी है, जो हमने पार्ट 2 किया। एक्सप्लेनेशन वो भी देनी है जो वर्किंग किया, उसको साथ साथ एक्सप्लेन कर। एक्सप्लेन हाउ टू करेक्ट द ट्रीटमेंट ऑफ हेज अरेंजमेंट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। तो हमें ये देखना है कि हमने हेज अरेंजमेंट को कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025 में कैसे अकाउंट फॉर करना है। लेट्स सी। अब जरा बात करते हैं, अपॉलॉजीज, एग्जिबिट यहीं से ऊपर ही है। सो एग्जिबिट नंबर 2, एग्जिबिट नंबर 2 को जरा टेस्ट करें और फिर उसको हम अकाउंट फॉर करेंगे साथ ही यहां। ओके, ना on 1st November 2005, Wood Fleet entered advanced stage negotiation for the purchase of factory building situated in a country which uses the krone as its currency. The purchase price of the factory building was paid in krone and the purchase is not expected to complete until March 2006. तो अभी तकरीबन आई बिलीव 4 महीने रहते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अराउंड 5 मंथ्स वर देयर कि 5 मंथ्स के बाद हमने जाके कहीं उसको एक्वायर करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी अब वो बताएगा। सो दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड। ऑन 1st November 2005, on 1st November 2005, Wood Fleet entered into a forward contract to manage the foreign currency risk arising on the highly probable future purchase of the factory building. Highly probable future purchase of the factory building. हमने क्या किया है? हम ये कह रहे हैं कि इस हाईली प्रोबेबल फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गई वुड फ्लीट की मैनेजमेंट, राइट। द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट was settled in net cash and the fair value of the forward contract at this date was nil. जिस डेट पे आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं उस दिन उसकी वैल्यू 0 है, राइट। अब जब उससे अगली डेट को चलेंगे या रिपोर्टिंग डेट पे आए, फिर क्या हुआ? The arrangement was designated as a cash flow hedge. अच्छा, why cash flow hedge?
क्यू के फ्यूचर में जाकर इस हेज से रिलेटेड, या हेज किस मकसद के लिए किया, आप अपने कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए हेज करें. ऑब्वियसली वी नीड टू परचेज अ बिल्डिंग in future, hence as we are managing the cash flow or our intention is to manage the cash flow, तो फिर कैश फ्लो हेज ही अप्लाई होगा. अगर ये ना भी बताते तो हमें पता था ये कैश फ्लो हेज है, लेकिन आपके एग्जामिनर ने फॉर द ईज ऑफ एक्सप्लेनेशन मेंशन दैट दिस इज अ कैश फ्लो हेज. And hedge effectiveness criteria were deemed to be satisfied both at inception date and 31 December 2005. तो आपके जो hedge effectiveness के क्राइटेरियाज हैं अंडर IFRS 9 वो भी मीट हो रहे हैं कि मिनिमम 80% ऑफ द hedge effectiveness criteria should be met, right? By 31st December, अब 31st December 2005 को हुआ क्या है, अब उसकी एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं. A loss of 5 million has arisen in respect of the highly probable future cash flow. यानी आपने जो पेमेंट करनी थी फैक्ट्री बिल्डिंग की, वो आपको $5 million अब एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी ड्यू टू एडवर्स फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट. हमें ज्यादा डॉलर्स पे करने पड़ेंगे, 5 million एक्स्ट्रा डॉलर्स पे करने पड़ेंगे, राइट? लेकिन हमें याद होगा कि हमने एक हेज इंस्ट्रूमेंट भी लिया हुआ है. अब हेज इंस्ट्रूमेंट क्या कह रहे हैं? द फेयर वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट दिस डेट वाज $5.4 million. तो जो हमारे पास एट दिस डेट जो हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना वो कितना बना? $5.4 million. इसका मतलब है हेज इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कितनी प्लस हुई? डेरिवेटिव एसेट कितना बना? डेरिवेटिव एसेट आपके पास बना 5.4 मिलियन का, $5.4 million का. लेकिन जो हमें लॉस हुआ है हेज आइटम के ऊपर, ये हेज इंस्ट्रूमेंट है, राइट? हेज इंस्ट्रूमेंट पे जो हमें गेन मिल रहा है, हेज इंस्ट्रूमेंट गेन जो मिल रहा है, वो गेन कितना है हमारे पास? वो है $5.4 million का. और जो हेज आइटम पे हमें लॉस हो रहा है, वो लॉस कितना हो रहा है? 5 million का. यानी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इफेक्टिव पोर्शन ऑफ द हेज, उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? अगर मैं इफेक्टिव पोर्शन इसको कहूं, या हम इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं इफेक्टिव पोर्शन ऑफ दैट हेड. तो इफेक्टिव पोर्शन हमारे पास कहां रिपोर्ट होगा? दैट मस्ट बी रिपोर्टेड इन आवर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, क्योंकि कैश फ्लो हेज है, और जब ये ट्रांजेक्शन सेटल होगी तो यही इफेक्टिव पोर्शन हम साथ ही उस आइटम के साथ एड ऑन कर लेंगे. तो इस केस के अंदर हमारे पास what would you say is कि जो हमारे पास पोर्शन है, या जो हम इन शॉर्ट वी वुड से कि हमें टोटल गेन को नहीं लेके जाना चाहिए, हमें सिर्फ उस गेन को लेके जाना चाहिए जो इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है लॉस को. तो इफेक्टिव पोर्शन या नॉन इफेक्टिव पोर्शन कौन सा होगा? इफेक्टिव पोर्शन जो लॉस को कवर अप कर रहा है. तो अगर 5.4 मिलियन का गेन है और हमें किसके प्रोस्पेक्ट से देखना है? हेज इंस्ट्रूमेंट के प्रोस्पेक्ट से. तो हमारे पास अगर 5.4 मिलियन का गेन है और 5 मिलियन के लॉस को कवर कर रहा है, तो इफेक्टिव पोर्शन कितना हुआ? 5 मिलियन. तो ये 5 मिलियन का पोर्शन कहां चार्ज होगा? हमारे 5 million should be charged. 5 million should be charged to the profit and loss account under the operating activity. Why operating activity? This is an operating policy of the company. तो ये 5 मिलियन का जो आपके पास, अपॉलॉजीज मैं गलत कह रहा हूं, 5 मिलियन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, अपॉलॉजीज, ये कैश फ्लो हेज है ना. तो कैश फ्लो हेज 5 मिलियन कहां रिपोर्ट होगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एज कैश फ्लो हेजेस. और जो इनइफेक्टिव पोर्शन है, ये तो हो गया इफेक्टिव पोर्शन, राइट? इफेक्टिव. और जो इनइफेक्टिव पोर्शन है, इनइफेक्टिव पोर्शन कितना हो गया? जो गेन, जो लॉस से ज्यादा गेन बन गया, वो कितना है? 0.4 मिलियन. ये 0.4 मिलियन कहां चार्ज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या अंडर ऑपरेटिंग हेड. बाय इट्स ऑपरेशन पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट, कि वो इसको क्या कर रहा है? इस इफेक्टिवली इस हेज को मैनेज कर. तो ये वो चीज होगी हमारे पास जो हमें अकाउंट फॉर करनी है. लेकिन 5 मिलियन कहां चार्ज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी अदर कॉम्प्रिहेंसिव. अब जरा यहां इसी प्रिंसिपल को समझ लीजिएगा. अगर हेज इंस्ट्रूमेंट गेन रिपोर्ट हो रहा है 5.4 मिलियन और हेज आइटम
के ऊपर लॉस हो रहा है 6 मिलियन का, तो अब आपने क्या कहना है, ये 5.4 मिलियन पूरा इफेक्टिव पोर्शन है, ये 5.4 मिलियन पूरा इफेक्टिव पोर्शन है, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगा। इनइफेक्टिव पोर्शन है ही कुछ नहीं, इनइफेक्टिव पोर्शन नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है? तो जब भी इफेक्टिव और इनइफेक्टिव पोर्शन ऑफ द कैश फ्लो हेज देखना है, तो हम हेज इंस्ट्रूमेंट के प्रोस्पेक्ट से देखेंगे, हेज आइटम के प्रोस्पेक्ट से नहीं देखेंगे। तो हेज आइटम तो वहां पड़ा हुआ है ना, वो तो फ्यूचर में जाके पता चलेगा क्या हुआ। और फिर क्योंकि हेज आइटम जो हम खरीदेंगे, तो ये एक्स्ट्रा 0.6 मिलियन पे करेंगे, तब जाकर हमें वो आइटम मिलेगा, क्योंकि ये लॉस तो हेज कवर नहीं कर रहा ना, हेज तो सिर्फ 5.4 मिलियन का लॉस कवर कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली रिक्लासिफाइड उस आइटम की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो याद रखना, हम आइटम की वैल्यू को अकॉर्डिंगली असेस करेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेके चल सकते। तो ये एक छोटा सा आइडिया था, कॉन्सेप्ट था समझाने के लिए कि आपका इफेक्टिव और इनइफेक्टिव पोर्शन कैसे टेस्ट या कैसे वेट हो रहा होता है, राइट? ओके, now as we have discussed effective and ineffective portion, and I'm going to raise this prospect क्योंकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के प्रोस्पेक्ट से समझा। अब जरा बात करते हैं इस इफेक्टिव और इनइफेक्टिव पोर्शन को अपने इस डेटा के अंदर। अच्छा, इसने कुछ किया हुआ है उससे रिलेटेड, कुछ किया हुआ नहीं। इन द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल पोजीशन, the forward contract has been measured at its fair value and the gain of 5.4 million have been recognized other investment income in draft consolidated profit and loss and other comprehensive income। इन्वेस्टमेंट पोर्शन में नहीं जाएगा। यहां कहां हुआ, ये अदर इन्वेस्टमेंट इनकम में हमें क्या करना है, 5 पॉइंट गेन है ना, तो हमें ये गेन वापस रिवर्स करना, तो 5.4 मिलियन का रिवर्स हो गया। लेकिन इसमें से 4 मिलियन कहां रिकॉर्ड करना है हमें, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम के अंदर। यहां पर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस 0.4 मिलियन से कम हो जाएंगे, और जो हमें बकाया गेन मिला वो रिपोर्ट होगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। किस हेड के अंदर यहां रिकॉर्ड करेंगे, कैश फ्लो हेजेस, और कैश फ्लो हेज का एक आइटम ऐड करेंगे, और कैश फ्लो हेज रिकॉर्ड होगा, आई बिलीव हमारे पास ये सेक्शन, इस सेक्शन में फोर्थ वाले, यहां क्या रिकॉर्ड होगा, 5 मिलियन का कैश फ्लो हेज गेन्स, गेन्स ऑन कैश फ्लो हेजेस, गेन्स ऑन कैश, ओके, मोर अप्रोप्रिएट description would be gain on cash price। I'm going to raise this one, gain on cash price, right? तो ये डिस्क्रिप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, गेन ऑन कैश फ्लो हेजेस, राइट? तो ये गेन 5 मिलियन का रिकॉर्ड हुआ, और आपने अकॉर्डिंगली उसको क्या कर लिया, अपॉलॉजीज, हमने अकॉर्डिंगली उसको यहां पर अकाउंट फॉर भी कर दिया, और हमारा ये हेज IFRS 9 भी टैकल हो गया। आपको समझ में आ रही है कि IFRS 9 उसने कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में भी टेस्ट कर लिया, और IFRS 9 उसने टेस्ट किया था कल, आपको याद होगा, हमने उस एक पोर्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में आई बिलीव हमने देखा था, उसने दोनों जगह उसको टेस्ट किया है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है कि वो एक स्टैंडर्ड को एक जगह टेस्ट करेगा, बाकी टेस्ट नहीं करेगा। तो IFRS 9 इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स, और हमने इसको बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ अंडरस्टैंड किया और एक्सप्लेन किया हुआ, राइट? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, एक चीज रह गई, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, और इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आई बिलीव हमारे एग्जामिनर ने यहां रिक्वायरमेंट कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये कहा हुआ है कि एग्जिबिट 3 को लो, और एग्जिबिट 3 को अपने ड्राफ्ट प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट के अंदर ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपडेट करने के लिए यूज करो। नाउ लेट्स सी, अब हम देखते हैं हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे और हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे। एग्जिबिट नंबर 3, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस, राइट? Would fleet purchase goods from a subsidiary shuttle company, whose presentation and functional currency is the krone. The total value of the sales made by shuttle to Wood Fleet in the year ended 31 December 2005 is 56 million krone. कितना है? Krone, 56 million krone. The selling price is based on the markup of, apologies, the selling price was based on the markup of 50। अब यहां पर अगर कोई इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन में पर पा जाता है,
तो पर्प हमारे पास मार्कअप की बेस के ऊपर है, राइट। मार्कअप का मतलब है जो भी हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, जो भी हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, उस क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम उस क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे होंगे मार्कअप बेसिस मींस, मार्कअप मींस यानी जो सेलिंग प्राइस है वो होगा हमारे पास 115%, और हमारे पास प्रॉफिट क्या बच जाएगा, जस्ट 15%। सो यू नीड टू असेस कि हमें इसको कैसे टैकल करना, दैट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेल्स वर स्प्रेड इवनली अक्रॉस द ईयर, और सेल्स क्या है, इवनली अक्रॉस द ईयर, यानी हर महीने में एक जैसी सेल्स को चेंज नहीं हुआ। एट 31 December 20x5, 13 million of these goods remain in good fleet inventory. These therefore no outstanding intra-group receivables and payables. So intra-group receivables और payables नहीं है, अगर होते भी तो उसका इम्पैक्ट कहां जाता, बैलेंस शीट के ऊपर। लेकिन यस, अगर इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल्स और पेबल्स होते तो हमें उसको रीट्रांसलेट करना पड़ता, कंसिडरिंग दीज एज मॉनेटरी आइटम। तो मॉनेटरी हम रीट्रांसलेट करते, अपॉलॉजीज, जो मैंने पहले बात की कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हम ट्रांसलेट नहीं करते, तो मॉनेटरी आइटम को अगर रीट्रांसलेट, सॉरी नॉन मॉनेटरी आइटम को रीट्रांसलेट करना पड़े, कंसिडर वो क्या था, मॉनेटरी आइटम, तो यहां उसने इंट्रा ग्रुप रिसीवेबल्स और पेएबल्स को क्यों कहा है जीरो है, कि अगर ट्रांसलेट करने पड़ते और रीट्रांसलेट करते तो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉसेस जरूर बनते, और वो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉसेस क्या करते, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हेड के अंडर एड ऑन करते, क्योंकि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, IAS 21 कहता है इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितने भी फॉरेक्स गेन लॉसेस होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होंगे। और क्योंकि ये डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉसेस, आपको ये ट्रांजेक्शन क्या है, आप सेल एंड परचेज की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो फिर उस ट्रांजेक्शन से जो भी गेन लॉसेस होते कहां जाते हैं हमारे पास, दो शुड बी रिपोर्टेड अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। ओके, सो यहां पर उसने कहा इंट्रा ग्रुप से रिसीवेबल्स पेबल्स कुछ भी नहीं है। Woodfleet and Shuttle have recorded the transaction correctly in their individual financial statements. When preparing draft consolidated financial statements of the Woodfleet Group, no adjustment have been made to remove the effect of intra-group trading. तो intra-group trading को remove करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम कहते हैं हमें सेल्स को और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और सेल्स को किससे करेंगे, जो इंट्रा ग्रुप टोटल सेल हुआ, क्या हुआ, जो इन टोटल क्रोन्स के, तो 56 मिलियन, लेकिन ये क्या है, क्रोन है। लेकिन जब हम अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, राइट। अब ये याद रखना, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट की, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में, और ये क्या कहलाएगा, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो रेट कौन सा अप्लाई होना चाहिए, रेट कौन सा अप्लाई होना चाहिए, एवरेज रेट। कौन सा रेट अप्लाई होना चाहिए, एवरेज रेट। तो 56 मिलियन को हम जब एवरेज रेट, यानी $1 इक्वल 0.8 करोड़। अब यहां एक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, यानी 56 मिलियन करोड़ कन्वर्ट होंगे डॉलर्स में, तो ज्यादा डॉलर आने चाहिए। 56 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.8, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 56 डिवाइडेड बाय 0.8, 56 डिवाइडेड बाय 0.8 मिलियन, इट्स $70 मिलियन। तो $70 मिलियन क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपॉलॉजीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उन दोनों से हमें एडजस्ट करना है, सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से, रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कितनी वैल्यू थी, 70 मिलियन, तो दोनों में क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, राइट। सेल्स एंड रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में एडजस्ट कर दिया। अब लास्ट पोर्शन जो रह गया है, दैट वाज द पर्क। तो पर्क किस पे आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री के ऊपर। तब जब हम पर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो पर्क है 13 मिलियन क्रोन्स के ऊपर, राइट।
अब 13 मिलियन क्रोन्स बेशक आप पहले पर्प कैलकुलेट कर लें और फिर उसको कन्वर्ट करें, लेकिन अगेन क्योंकि ये प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो रेट क्या अप्लाई होगा? एवरेज। यू नीड टू अंडरस्टैंड, रेट क्या अप्लाई होगा? एवरेज रेट, राइट। लेकिन हमें इसको टैकल कैसे करना है? 13 मिलियन डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये आपकी सेलिंग प्राइस है 13 मिलियन, तो 115% मल्टीप्लाई बाय 15%, डायरेक्टली प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 13 मिलियन, आई बिलीव 13 मिलियन ही क्लोजिंग था ना, मैं कुछ गलत ना कर रहा हूं। वैल्यू वॉज 13 मिलियन, ओके सॉरी, 13 मिलियन यूएसडी है, अपॉलॉजीज। ये तो पेरेंट कंपनी के पास पड़े और पेरेंट कंपनी ने खुद उसकी वैल्यू क्या दे दी हुई है? 13 मिलियन डॉलर। तो मेरा ख्याल है हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, डॉलर में वैल्यू, अपॉलॉजीज, मैं क्रोन में समझ रहा था। सो 13 मिलियन डॉलर, 13 डिवाइडेड बाय 115% मल्टीप्लाई बाय 15%, सो वैल्यू इज 1.69 मिलियन और 1.7 मिलियन। 1.7 मिलियन आपके पास क्या आएगा? पर। अब पर्प क्या करे थे हम? पर्प कहते थे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को पर्प से रिड्यूस करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या करना पड़ेगा? 1.7 मिलियन से फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा, तो 1.7 मिलियन, 1.7 मिलियन से फर्दर रिड्यूस कर, राइट। सो दैट्स हाउ यू नीड टू अकाउंट फॉर द होल क्वेश्चन। और ये बेसिकली आपका ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन वाज डन। आई बिलीव इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया। यस, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। तो ये आपका बेसिकली कंसोलिडेशन है जिसको हम टैकल करेंगे, और दिस इज द वे आउट। ये याद रखिएगा, जैसे ही हमने अपने रिक्वायरमेंट 1 और 2 को कंप्लीट किया, साथ ही हमारा रिक्वायरमेंट 3 ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया, बिकॉज रिक्वायरमेंट 3 वाज टू ऐड द डाटा इनटू द प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट। तो हमने प्री पॉपुलेटेड स्प्रेडशीट में उस डाटा को ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लिया, टैकल कर लिया। तो दैट्स द होल प्रोसेस दैट वी नीड टू फॉलो, और इसी प्रोसेस के जरिए हम फर्दर कंसोलिडेशन करेंगे, एंड इट्स अ वेरी वेरी एक्सेप्शनल। ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज you are not supposed to panic while making the answer, while creating the answer. अगर आप पैनिक होंगे तो automatically you will understand, automatically you're losing things, you're losing your idea, you're losing your grip over the answer. So it doesn't matter. मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि you are supposed to make 100% correct answer. It is 100% possible that you can make mistakes. Possibly मैंने भी की हो। It is 100% possible because exam pressure बोलते हैं, right? Exam pressure, 3 hours का pressure है, you need to make sure जितना adjustment करते जा रहे हैं उसको gradually अच्छी एक pace के साथ करते, and don't look back into the things. So that's the basic thing जहां हमें चीजों को tackle करना, right? Okay, now we're discussing about the second prospect of the part of our question, which is question number 2, जो किससे रिलेटेड होता है? एथिक्स से रिलेटेड होता है ना। पहले हम जरा उसका बैकग्राउंड पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। सो टैको कंपनी, टैकोको कंपनी और टी कंपनी is a company which manufactures computer parts. It prepares financial statements in accordance with international financial reporting accounting standards. The financial year end is 31st December 2007. The following exhibits available on the left-hand side of the screen provide information relevant to things. So, ethical issues. पहला prospect क्या है? Ethical issues. Describe the issues with a system-generated inventory report. Right? एक system generated inventory report आएगी और उससे related हमें क्या करना है? उसके ऊपर एक report देनी है, या इन्वेंटरी रिपोर्ट के ऊपर कुछ एथिकल इश्यूज को असेस करना है। सेकंड, अपफ्रंट फी डिस्क्राइब्स एन अपफ्रंट कॉन्ट्रैक्ट सेटअप फी चार्ज बाय टी कंपनी टू इट्स कस्टमर्स। तो वो कस्टमर्स को जो वो चार्ज कराया अपफ्रंट फी, उसको हम अकाउंट फॉर कैसे करेंगे? नाउ rather we are moving to the exhibits. First we'll be moving to the requirements. के requirements क्या है? Okay, let's see what are the requirements. तो requirement A हमारे पास क्या है? Using exhibit 1, discuss the ethical issues arising from the financial controller and the financial accountant. Your answer should outline appropriate action which should be taken to resolve the issues. You need to understand,
Professional marks will be awarded in Part A for the relevance of the ethical principle and actions identified. Professional marks. तो I think 10 marks शायद इसके होंगे आपके पास और 2 marks उसने यहाँ ऐड किए और might be we have 8 marks for this prospect and then we have 2 marks for the professional marks. So in total we have 10 marks. Might be. Again, ज्यादातर ये होता है कि आपके 10 मार्क्स होते हैं फॉर द इशू और 2 मार्क्स प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं, तो 12 मार्क्स इन टोटल होते हैं. एग्जिबिट 2 के लिए आई थिंक यहाँ पर जब हम एग्जिबिट 2 देखेंगे तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या इश्यूज हैं, बट हम पहले एग्जिबिट 1 को डिस्कस करेंगे और एग्जिबिट 1 को डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या एथिकल इश्यूज आ रहे हैं. राइट, ओके. As a part of the year-end inventory valuation exercise, the financial controller reviewed a system-generated report which details the age of each item of inventory at 31 December 2007. थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेना और ये याद रखना, एग्जिबिट पढ़ते हुए उसको गौर से समझना बहुत जरूरी है. तो ईयर-एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन का प्रोसेस एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें फाइनेंशियल कंट्रोलर ने सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट को रिव्यू किया और वो सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट क्या बता रही है, कौन सी इन्वेंट्री कितनी पुरानी है. तो बेसिक असेसमेंट क्या चल रहा है, द एज एनालिसिस, द एज एनालिसिस ऑफ द इन्वेंट्री. राइट, जैसे हम एज डेट एनालिसिस करते हैं ना कि रिसीवेबल्स कितने कितने पुराने हो, तो यहां उसने इन्वेंट्री सिस्टम जनरेटेड इन्वेंट्री रिपोर्ट. Based on the data in this report, the financial controller concluded that the inventory was correctly valued in accordance with IFRS accounting standards and that no write down was required. आपका फाइनेंशियल कंट्रोलर कह रहा है भाई इन्वेंट्री IFRS के मुताबिक या IAS 2 के मुताबिक, IAS 2 के मुताबिक करेक्टली अकाउंट फॉर हुई है और हमें किसी तरह की कोई इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं है. नो राइट डाउन फॉर रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेंट्री. अब अगली सिचुएशन है, however the financial accountant has noticed that a specific computer part number X5021 is incorrectly listed on the report as being only 3 months old. रिपोर्ट के ऊपर ये गलत लिखा हुआ है कि ये 3 months पुराना है. What happened? The financial accountant and financial controller were both part of the recent meeting where the production director told them that T has not manufactured this part for over 2 years. भाई 3 महीने पुरानी कैसे हो गई? 2 साल के पहले से बात, तो हमने ये प्रोडक्ट बनाया नहीं. जो प्रोडक्शन डायरेक्टर है वो तो कह रहा है भाई हमने तो ये आइटम बनाया नहीं पिछले 2 सालों से, तो आप कैसे करिए 2 महीने पर, 3 months ओल्ड है ये आइटम. ये सिस्टम रिपोर्ट जो कह रहा है, ये सिस्टम रिपोर्ट गलत कह रहा है. राइट, एंड दैट देयर हैव बीन नो सेल्स ऑफ दिस पार्ट फॉर एटलीस्ट 1 year, और 1 साल से तो सेल भी नहीं हुआ. तो ये आइटम मिनिमम 2 साल पुराना इन्वेंट्री आइटम. राइट, तो इसका जो एज एनालिसिस वो प्रॉपर नहीं है और जो सिस्टम जनरेटेड एज एनालिसिस रिपोर्ट निकली है उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते. Right, so there could be problems there. Right, okay. Then no written notes have been taken in the meeting. The financial accountant is unsure in the other data on the inventories report is accurate. Now वही बात जो मैं कह रहा था, अगेन ये प्रॉब्लम है भाई, बाकी जो डेटा दिया रिपोर्ट के अंदर क्या वो भी एक्यूरेट है नहीं एक्यूरेट. ये तो एक आइटम X5021 के बारे में प्रोडक्शन डायरेक्टर ने बता दिया कि ये प्रॉब्लमेटिक है और ये बहुत अरसे से हमने बनाया ही नहीं है 2 साल से, और 1 साल से तो इन्वेंट्री में ऐसे का तैसा पड़ा हुआ, ये तो बिका ही नहीं है. राइट, द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ X5021 पार्ट्स held in the warehouse is not material to the financial statement. तो ये मटेरियल नहीं जो अमाउंट पड़ी हुई है. P total's inventory balance is material to the financial statements representing 30% of the profit before tax. लेकिन जो आपका टोटल इन्वेंट्री का बैलेंस है वो मटेरियल. राइट, सो देयर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने IAS 2 इन्वेंट्रीज की एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं की. हाँ, हम इस बात के ऊपर एग्री करते हैं कि जो हमारे पास आई थिंक IFRS की IFRS जो रिक्वायर करता है वो ये रिक्वायर करता है कि जब कभी कोई अमाउंट इमटेरियल हो जाए तो उसके ऊपर ज्यादा हम कंसर्न नहीं, बिकॉज वी प्रोवाइड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स. लेकिन हम इमटेरियल एरर्स को इस बिहाफ पे
छोड़ नहीं सकते, या हम ये कह के इस आइटम को छोड़ नहीं सकते कि क्योंकि ये एरर इमटेरियल है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इंपैक्ट नहीं लगेगा, बट इट इज obviously evident that all these immaterial errors when accumulated might result into a material, so irrespective कि ये क्लब हो के कोई material misstatement ना account for कर दे within the financial statement, so we need to make sure that all immaterial errors ना रहे, right? But again जाहिर है immaterial errors कुछ रह सकते हैं जो डिटरमिन आइडेंटिफाई ना हुए, लेकिन अगर आइडेंटिफाई होगा तो उस एरर को ठीक करना है, वी नीड टू आइडेंटिफाई। सो दिस इज वन एथिकल स्टांस जहां पर हमें मटेरियलिटी के ऊपर बात करनी है, और मैनेजर भी शायद यही बात करोगा कि ये मटेरियल नहीं है, इमटेरियल अमाउंट है, तो वी कैन इग्नोर होता है, राइट? ओके, द फाइनेंशियल कंट्रोलर इज पार्ट ऑफ टीज मैनेजर्स बोनस स्कीम। अच्छा, जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है वो मैनेजर की बोनस स्कीम का पार्ट। मैनेजर इन दिस स्कीम आर एंटाइटल्ड टू अ सब्सटेंशियल बोनस इफ रिपोर्टेड प्रॉफिट इंक्रीज ईयर ओवर ईयर। तो ये एक चीज तो हमें यहां समझ में आती है, कोई इन्वेंट्री राइट डाउन के बारे में क्यों कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, या वो कह रहा है इसके मुताबिक, क्योंकि बिकॉज उसको बोनस मिलना है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट वेस्टेड है इसके अंदर, तो वो इन्वेंट्री को कभी इंपेयर नहीं होने देगा, क्योंकि इन्वेंट्री इंपेयरमेंट से एक्सपेंस ज्यादा रिपोर्ट होगा और उससे ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट इंपैक्ट होगा और उसका बोनस कॉम्प्रोमाइज होगा, तो कभी भी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को इसका अकाउंट फॉर नहीं करेगा। ओके, द फाइनेंशियल अकाउंटेंट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस बोनस scheme because she is employed on a temporary, okay, जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट है वो इस बोनस स्कीम का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो टेम्परेरी बेसिस पे एम्प्लॉय। द फाइनेंशियल अकाउंटेंट विशेस टू अप्लाई फॉर अ परमानेंट रोल एट टी once the temporary contract expired, जैसे ये टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा तो उसे क्या करना है, परमानेंट पोजीशन पे अप्लाई करते हैं। The financial controller is responsible for all the employment decisions in T's financial। अब जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं अब वो सब किसके थ्रू हो रहे हैं? फाइनेंशियल कंट्रोल के थ्रू। तो अब जाहिर है जब फाइनेंशियल अकाउंटेंट प्रोब करेगा इनटू दिस इंपेयरमेंट सिचुएशन, तो व्हाट अल्टीमेटली रिजल्ट्स? द अल्टीमेट रिजल्ट इज के फाइनेंशियल कंट्रोलर इस फाइनेंशियल अकाउंटेंट को जॉब नहीं रखेगा, तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट का भी वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो एथिकल द बोथ the FC financial control and financial accounting are both ACC members, और ये दोनों ACC members भी ऊपर से। तो यहां पर हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, या हमें जो चीजों को असेस करना है वो आपको ये बताना है कि फर्स्ट इश्यू क्या है। इश्यू ये है कि आपके इन्वेंट्री आइटम या आपका फाइनेंशियल कंट्रोलर रिलाय कर रहा है प्योरली ऑन द सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट, and while in a meeting with the production director it was evident that the system generated report shows that these items were just 3 months old, while the production director explicitly mentioned that the item number, a computer specific computer item number X5021 was more than 2 years old. It means that the reliance on the computer generated or system generated must have to investigate into it. And not only this component X5021 is it should be under review, but they must have to consider all the other items to make sure that the system might be reporting some of the items which are not up to the mark. Irrespective, the value of the inventory items of part X502 is not material to the financial statement, but the total value of the inventory is obviously material because it constitutes 30% of the profit before tax value. Hence, the inventory portion overall must have to consider that these were correctly updated. Now, in this situation, why the situation arises? Because why financial controller was saying that? Because financial controller was forced by his self-interest that he's not going to review the write-downs of this inventory based on the analysis that he's not considering that value because his own personal bonus is going to be impacted with that
this, with that recalculation. So we have to assure that Mr. Financial Controller should have to consider that his responsibility is to provide the financial statement which provide true and fair view to the financial to the user of financial statement. Hence, he must have to make sure that the inventory report must be reviewed in depth. Not only this, in this situation, it was previously evident that the financial accountant has its own vested interest, has his own vested personal interest, because he's not on a full employment basis, he's on a temporary basis. And if he want to get a permanent employment role, he's not supposed to oppose the financial controller. So he was again involved in such situation, and he was not into while letting the financial controller know about this misstatement. And then your answer should outline appropriate action. Okay, now appropriate actions what they. हमने पहले ethical issues identify कर लिए. Why I have opened up the requirement? To make sure कि हम उसके appropriate actions कर पाएंगे. So the financial controller, what my financial controller must have to do? Financial controller must have to review the whole inventory. हमने मेरा ख्याल उसको पहले ही बता दिया. Now financial, I think we have already told कि IAS 2 के अंदर फाइनेंशियल कंट्रोलर को क्या करना चाहिए कि उसको इन्वेंटरी रिपोर्ट को दोबारा रीअसेस करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए, और कोई और भी इश्यूज है तो उनको भी डिटरमिन करना चाहिए, और इस इन्वेंटरी की भी प्रॉपर वैल्यूएशन कैलकुलेट करके इफ देयर इज एनी इंपेयरमेंट और राइट डाउन, they must have to be charged to the profit and loss account, because it's just not impaired, it's actually, it must have to be written down from the books of accounts because it doesn't seem to have any value. While again, this must have to be assessed by the financial controller, that if there is any remaining value of this item, that must have to be assessed. Whatever is the market value of this item, this must have to be investigated further. And if this item has any NRV, that or net realizable value, that must have to be incalculated within the inventory valuation report, right? Or inventory valuation or year-end inventory calculation, year-end inventory value. तो वो हमने करना है. On top of it, उसको बाकी report पर भी investigation करनी चाहिए कि क्या report बाकी. The financial accountant was against this by self-interest, but he must have to make sure that he's going to discuss the same thing with the financial controller, despite the fact that financial controller is going to block his temporary, his permanent employment. Irrespective of that, he is bound by the ethical responsibility that he must have to discuss the same matter with financial controller and explain to him that what is going to impact this on the use of financial statement. Hence, this is an evident error, and the impairment on this item must have to be reported in books of accounts, in the financial statements. And in the same way, if the financial controller does not agree, the financial accountant must have to consider the discussion this matter with production manager and the other production director and the other directors involved, to make sure that this must have been under the knowledge of all the matters. Or the financial controller might, if have the access, can discuss this matter with the non-executive members of the board to ensure that this accounting treatment must have to be corrected, right? Okay, then okay, I think that's more than enough. And if financial controller or the accounting treatment was not corrected, the accountant must consider resigning from his position. अब ये आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा कि हमेशा ही हम ये बात करते हैं कि उसको एथिकल इश्यूज को कैसे ओवरटेक करना पड़ेगा, कैसे उन चीजों को टैकल करना पड़ेगा कि वो एथिकल रहे और वो एथिक्स से बियॉन्ड ना जा रहा, राइट? ओके, देन सेकंड रिक्वायरमेंट को आप पढ़ लेते हैं. यूजिंग एग्जिबिट नंबर 2 and in accordance with international financial reporting standards, discuss whether the upfront fee represents a separate performance obligation and explain the correct accounting treatment of 1,20,000 upfront fee in T's financial statements, including any deferred tax effect for the ended 31 December 2007 and X8. तो 2 सालों का ट्रीटमेंट है, 31 December 2007 एंड 2008 अगले साल में क्या होगा. और उसने ये नहीं कहा, उसने कहा भाई ये जो $1,20,000 की अपफ्रंट फी मिली है टी कंपनीज फाइनेंशियल्स को, टीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, इसको हम कैसे अकाउंट करेंगे. एंड नॉट ओनली दिस, उसके ऊपर जो डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग है वो भी मुझे बता दो. ओके, लेट्स सी, लेट्स डिस्कस दिस. एग्जिबिट नंबर 2. On 1st December 2007,
T enters into 1 year contract किस डेट को 1 दिसंबर 20x7 और 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो जैसे ही आप पढ़े हो ना तो आपने रिक्वायरमेंट ऑलरेडी पढ़ी हुई, आपको डेटा समझ में आना चाहिए। ये कहां से शुरू होगा, 1 दिसंबर 20x7 को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, 20x7 को कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा और ये एंड हो रहा होगा, और ये एंड हो रहा होगा 31 नवंबर 20x8, यानी 1 मंथ अकाउंट फॉर होगा ईयर एंड दिसंबर 20x7 में 1 मंथ, राइट, और 11 मंथ्स आएंगे, 11 मंथ्स आएंगे 20x8 के अंदर, ईयर एंड 31 दिसंबर 20x8 के अंदर। अब ये बात आपके दिमाग में होगी तो आपको बड़ी बात क्लियर हो जाएगी। ओके, विद नैंचा कंपनी और नैंचा वन और एन कंपनी, वन ऑफ इट्स मेन कस्टमर्स, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 3 साल का, टू सप्लाई 200,000 कंप्यूटर पार्ट्स एट $55 पर पार्ट, $55 पर पार्ट, और अगले पूरे साल में इसमें दे रहा हूं, राइट। द पार्ट्स विल बी डिलीवर्ड टू एन इवनली ओवर द ईयर, तो ये इवनली ओवर द ईयर चार्ज होते रहेंगे $55 पर पार्ट के हिसाब से। In addition, T charged a single non-refundable upfront amount of $120,000 to N company. This fee was charged to compensate T for the cost incurred in setting up the contract. ये सेटिंग अप द कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है। अच्छा, ये इसने वर्ड चेंज किए हैं, लेकिन ये अपफ्रंट कॉस्ट और एसोसिएटेड विद दिस कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसका मकसद बेसिकली होता है कि आप अपने सप्लायर, अपने आप को प्रोटेक्ट कराते हैं, यानी टी कंपनी हैज मेड दिस अपफ्रंट फी टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ इन केस इसने 200 कंप्यूटर पार्ट्स बना तो लिए हैं, लेकिन अगर आपका जो कस्टमर है एन कंपनी वो आपसे ना ले, तो फिर आप एज अ प्रोटेक्शन, एज अ सिक्योरिटी मनी अपने पास रखें, राइट। बट अगेन, क्योंकि ये इवनली तमाम के तमाम आइटम्स आप इवनली थ्रू आउट द ईयर देंगे, यानी 200,000 डिवाइडेड बाय 12, 200,000 divided by 12, it means in every month the company is going to deliver 16,666 items to the end company, right? So based on this assessment, the revenue would be calculated, or the revenue of $55 per part would be recorded in books of accounts based on the item delivered to end company. But as far as this upfront cost is concerned, this seems to be an amount that was received by the T company to protect itself from this contract, or to protect itself if end company refuses to receive any further part. Again, IFRS 15 requires, if that sort of contract was entered into by any company, then that amount must have to be recorded over the period of time when the performance obligation was satisfied. Hence, this is not a separate performance obligation. Separate performance obligation simply means it's a part of the contract, and the performance obligation simply means that something is deliverable under the contract to the supplier, to the customer. In this case, setting up a contract is not a deliverable to the customer. ये deliverable ही नहीं है ना, तो फिर separate performance obligation कैसे हुआ? Hence, the upfront fee is not a separate performance obligation because the setting up of the contract is not a deliverable to the customer. In that way, IFRS 15 specifically prohibit that considering such item which is not deliverable to customer as a separate performance obligation. Hence, this should be considered as part of that contract, and the company can recognize कैसे करेगा? The company can, this should have to recognize even 120,000 evenly throughout the contract period, which is 12 months. Hence, a $10,000 should have been recorded for the ended 20x7 as an income when calculating the revenue in the books of accounts. Right now, we are discussing about the debit tax part. In T's jurisdiction, income arising from the contract setting of fees is taxable in the reporting period in when it is received. तो जैसे ही वो इनकम रिसीव हुआ सेटिंग अप का 1,20,000 के साथ इसको टैक्सेबल करना है, and the tax rate is 20%. Now, as 1,10,000 of the amount was considered as deferred income, which was already received but is deferred to the next period,
at the year ended 31st December 2007. Hence, a deferred tax liability should have been recorded. A deferred tax liability should have been recorded on the basis of 20% of tax, because 1,10,000 is an accounting difference. आप accounting के under the accounting treatment, you are saying that this 1,10,000 is not an income, but tax authorities considered the whole amount of 1,20,000 was an income. Hence, the difference or the carrying value of the deferred income under the tax rule is 0, while the value of the deferred income under accounting rule was 1,20,000. Hence, this is a liability. As the carrying value of liability is higher and the tax base is lower, this should result into a deferred tax asset, right? Deferred tax asset. The value of that deferred tax asset would be based on the applicable tax rate, which is 20% in this case. So 1,10,000 multiplied by 20%, the value of the deferred tax would be 22,000. That should be recorded. Now, how this 22,000 liability should be recorded in books of accounts? We have to have recorded deferred tax assets of 22,000 books of accounts, while the relevant entry is that we are going to credit the profit or the tax expense during 20X7 year. While when moving into 20X8, the 1,10,000 deferred income should be recorded as an income in the books of accounts for T companies, while at the same time, the deferred tax asset should have to be de-recognized. And while de-recognizing this asset, we have to have increased the tax expense for 2008 when it's going to align the tax expense in the relevant tax year, right? So this is how the upfront fee should be accounted for in the books of accounts of T company. I hope आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा मिला होगा कि हम कैसे इस टॉपिक एरिया को या इन क्वेश्चंस को टैकल करें. मेक श्योर आप जितना कंसाइज और जितना कॉम्पैक्ट रखेंगे उतना अपने आप को फायदा है. Don't went into unnecessary explanations. Why I'm saying unnecessary explanation? Because जब आप unnecessary explanations के ऊपर जा रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट में फिर आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम रह जाता है. एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हमने टाइम को बहुत प्रॉपर्ली मैनेज करना है. सो यू नीड टू मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग इनटू unnecessary explanation. You must have to make sure कि हम सिर्फ उतनी explanation provide करें which is necessary, which is required by the examiner. So we're not going to explain things, or we are not going to unnecessary explanation which is not required from us. And we need to make sure कि हम अपने टाइम को effectively manage करें हो. तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आपने बहुत एफिशिएंटली मैनेज करना है, बिकॉज जैसे ही आपका रिदम बन जाएगा देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, जो हमने कल के दिन ऑलरेडी कर लिए थे. टू मेक श्योर, क्योंकि ये टेक्निकल और जरा मुश्किल एरिया है, इसलिए मैं इसको डेफर करता हूं सेकंड डे के ऊपर, ताकि थोड़ा सा माइंड आपने जब क्वेश्चन 3 और 4 देख लिया यू वुड बी रिलैक्स्ड. यार ओके, दिस पार्ट वाज इजियर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और उससे उनका रिदम ब्रेक होता है, क्योंकि दे नीड टू, और द क्वेश्चन नंबर 1 requires a lot of time. You can see आज के दिन क्वेश्चन नंबर 1 पे हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पे इतना टाइम नहीं लगा. we have quickly done question number 2, while question number 1 was much lengthy than what we are expecting. इसीलिए I won't suggest anything to the students. I normally in my opinion I would say that's better. In my opinion, it's better that we would be attempting any question which was easier for us first, rather attempting question number 1. लेकिन again, अगर आपका consolidation पे grip अच्छा है तो आप question number 1 जरूर attempt करें, उससे आपका confidence boost मिलेगा, right? और rest of the question would be easier for you, right? Okay, take care everyone and best of luck for your exam preparation. We'll be meeting in our upcoming session जिसमें हम अपना mock debrief देखेंगे. हम अपनी जो हमारी आएगी एक थ्रू एक्सरसाइज है जिसके अंदर हम डिटेल्ड अपनी रिवीजन प्लान कर रहे होते हैं, उसमें हम देखेंगे और एंड ट्राइंग टू मेक श्योर कि हम उन चीजों को अकॉर्डिंगली उसमें असेस भी करें. राइट एवरीवन, टेक केयर, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन. बाय एवरीवन.